बोला ना 550 तो जाएगा, 550 तो चला ही गया। स्टार्टेड। हेलो। ओके सर। ओके सर। स्क्रीन शेयर है ना? हाँ। अच्छा चलो सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। हाँ। अच्छा, स्टॉक मार्केट में आज हम लोग ईयर एंडिंग में क्लास कर रहे हैं, है ना? 2024 के ईयर एंड ऐसे मार्केट वीक है। निफ्टी स्ट्रेंथ तो अभी है नहीं, बट वीक मार्केट में भी हम लोगों के लिए स्ट्रेंथ का कमी नहीं है ना? वीक मार्केट में भी हम लोग स्ट्रेंथ ढूंढ ही लेते हैं। चलो मैं देखता हूँ निफ्टी का सिचुएशन, और बाकी मार्केट रिलेटेड थोड़ा बहुत ओवरव्यू देके आज वो एक टॉपिक चल रहा था ना कि ट्रेडिंग करने के लिए कैसे आप लोग शॉर्ट लिस्टिंग करोगे, इवैल्यूएशन कैसे करोगे, उसको आज कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट क्लास से आप लोगों के साथ में एकदम, इस बार मैं थोड़ा बेसिक में भी डिस्कशंस करूंगा कि कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो सबको जानना चाहिए। इसको आप लोग स्टॉक मार्केट बेसिक्स भी बोल सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, आईपीओ के बारे में थोड़ा बात करना। और आईपीओ के बारे में बात करने का टाइम पे, क्योंकि काफी आजकल आईपीओ अच्छा अच्छा आ रहा है, तो आईपीओ के बारे में बात करने के लिए ना स्टॉक मार्केट बेसिक्स में बात करना जरूरी है। तो आईपीओ के बारे में, मैंने आईपीओ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देना चाहिए मुझे, तो इससे क्या होगा, लोग आईपीओ के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएगा। तो ये सब बात थोड़ा सा नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक नहीं, इसी वीक में कर लूंगा, ठीक है? अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, एक दो हफ्ता बाद स्टार्ट करूंगा। मैंने ऑप्शंस में जो फ्यूचर में जो बात करना है वो थोड़ा सा रुक जाओ, मैं कुछ बेसिक्स पॉइंट एक बार कवर कर दूं, फिर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में फ्यूचर के बारे में बहुत बात करूंगा। इस बार आप लोगों को मैं प्रमोट करूंगा फ्यूचर करने की, ठीक है? फ्यूचर में मजा है, और फ्यूचर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ऑप्शंस में ग्रिप आता है। फ्यूचर में टाइम नहीं, ठीक है? फ्यूचर में अगर आप लोग मैंने एक बार इंटरेस्ट ले लेते हो ना, तो फिर ऑप्शंस कम करोगे। प्रॉब्लम है कि फ्यूचर में थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है बोल के लोग डरता है, लेकिन मैं वही डर खत्म करना चाहता हूँ। और ऑप्शंस का जो एक रिस्क है, ऑप्शंस करने में मैं मना नहीं करता, क्योंकि ऑप्शंस में कम पैसे में ज्यादा गुड़ खाया जाता है, लेकिन उसका जो रिस्क है काफी लोग उसको संभाल नहीं पाते। तो उस रिस्क टेकिंग कॉन्सेप्ट को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, फ्यूचर के थ्रू से बताऊंगा। और अगर आपका फ्यूचर ग्रीप हो जाए तो ऑप्शंस में ग्रीप ऑटोमेटिक बनता है। तो इस बार फ्यूचर में मैं बहुत ज्यादा, नॉर्मली हर बार मेरे को स्टूडेंट लोग फोर्स करता है, नहीं सर ऑप्शंस ही बताओ, ऑप्शंस ही बताओ। लेकिन इस बार मैं स्टूडेंट्स का बात तो सुनूंगा, क्योंकि ऑप्शंस मुझे सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस जब तक आप सीखोगे नहीं, आपको स्टॉक ट्रेडिंग में वो मजा कभी नहीं आएगा। लेकिन इस बार मैं फ्यूचर में थोड़ा फोकस करूंगा और बेसिक्स थोड़ा इस बार स्ट्रॉन्ग करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफी लोगों का बेसिक्स में थोड़ा दिक्कत है, और बेसिक्स थोड़ा जानना चाहिए, ठीक है? स्पेशली इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में, आईपीओ के बारे में, ये सब थोड़ा चर्चा कर दूंगा। अच्छा, एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, एक बार कंफर्म करो मुझे। देखो हम लोग, अच्छा, ये सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ मार्केट वही। मार्केट मार्केट का दर्शन हो रहा है? ओके। अच्छा। अच्छा, अगर मार्केट का दर्शन कर रहे हैं तो मार्केट दिख रहा है सर, वीक है मार्केट, ये तो एकदम आपको देखी। रिसेंटली आवरली चार्ट में, निफ्टी में, निफ्टी 50 में थोड़ा वीकनेस, सॉरी, थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है, लाइक स्ट्रेंथ इन द सेंस कि ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस करेगा, जो ऑलरेडी एक्चुअली ऑफलाइन में ना बात चल रहा था। समझ रहे हो सर? ऑफलाइन में आप लोगों के साथ तो मैं जुड़ा अभी, बट इससे पहले 15-20 मिनट पहले से, जब तक क्लास स्टार्ट होता है ना, तब तक बात होता रहता है ऑफलाइन में। तो वही मैं ऑफलाइन में बोल रहा था कि मार्केट रिट्रेस बैक करेगा करेगा करेगा, और सच में कर लिया। और अगर आप आवरली चार्ट में देखो, तो आवरली चार्ट में एक अच्छा सिचुएशंस क्रिएट किया है। मार्केट यहाँ पर एक हरामी क्रिएट किया है, ठीक है? और ये हरामी मार्केट में स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? स्ट्रेंथ माने, स्ट्रेंथ माने ऐसा नहीं कि एकदम मार्केट को लेके ऊपर चला जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आपको एक छोटा सा चीज समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये आपका मार्केट कहाँ था, ठीक है? मार्केट अगर लास्ट दिन का बात करें, टू द 18 दिसंबर का, लास्ट वीक का, उसमें देखो मार्केट इस रेंज में चल रहा था 24,200। वहां से मार्केट गैप डाउन दिया, ठीक है? और फिर लगातार मार्केट नीचे 23,500, 700, और इसके बीच में ये 24 से लेके 30 तक ये सिचुएशन देखो, फुली साइडवेज, है ना?
मैंने मार्केट ओवरऑल 23,600 से 800 के रेंज में ही घूम रहा है ना। ना तो बहुत ज्यादा हाई ना तो बहुत ज्यादा लो, बस उसी रेंज में। तो बेसिकली ये 23,500 600 700 में घूमना क्या मार्केट का ओवरऑल स्ट्रेंथ का परिचय देता है? नहीं, ये मार्केट ओवरऑल वीक है, ठीक है। क्योंकि हम लोग रिसेंट ट्रेंड में लास्ट 3 महीने में 4 महीने में या 2 महीने में अगर जो लोग भी मार्केट में था, दे ऑल नो दैट कि मार्केट में इतना स्ट्रेंथ आया था कि 26,000 पार कर गया था निफ्टी, ठीक है। तो 26,000 से मार्केट का वापस 23,000 23,500 में घूमना नो डाउट स्ट्रेंथ का मैटर नहीं है, मार्केट का वीकनेस ही दर्शाता है। वीकनेस के पीछे वैरायटीज ऑफ रीजन है। एक तो अमेरिका में सरकार का चेंज होना, अमेरिकन गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग अभी तक पॉलिसी क्लियर कट ना होना, और जिसके कारण एफआईआई का लगातार इंडियन मार्केट से पैसा विड्रॉल करना। एफआईआई ने क्या किया? फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से, इंडियन स्टॉक से, इंडियन एवरीथिंग से लगातार पैसा आउटफ्लो कर रहा है। मनी का इनफ्लो नहीं हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो ये आउटफ्लो इवन आप देखोगे कि अगर मैं आपको अभी हिस्ट्री डेटा दिखाऊं, आप बार बार देखोगे एफआईआई पैसा निकाले ही जा रहे हैं। लेकिन सर एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी इन्वेस्टर्स लाइक बाकी जैसे डीआईआई होता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल लाइक म्यूचुअल फंड्स वाले, इसके साथ साथ रिटेल वाले भी आजकल स्ट्रेंथन हुआ है। तो ये लोग मार्केट में बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि वो लोग भी निकाल रहे हैं। लेकिन हाँ, एफआईआई 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ 2,000 करोड़ में अगर आउटफ्लो करेगा तो नो डाउट मार्केट का स्ट्रेंथ तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में आएगा। सर अब क्वेश्चन ये उठता है, सर क्यों? इसके पीछे मैं लास्ट क्लास में भी बोला था, फिर से कान में दे रहा हूँ कि अभी अमेरिका में छुट्टी चल रहा है, न्यू ईयर खत्म जब तक नहीं होता है छुट्टी का माहौल खत्म नहीं होगा। बट दिस इज द टाइम, ये बहुत ही अच्छा टाइम है जिस टाइम फ्रेम में आप मार्केट को ऑब्जर्व करो और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे रिट्रेस बैक करेगा, स्पेशली आईटी एंड बैंक। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो ऐसे तो मैं लंबा लिस्ट दे दूंगा आप लोगों को। डिफरेंट सेक्टर्स है, ऑटोमोबाइल से लेके एग्रीकल्चर से लेके केमिकल से लेके फार्मा से लेके हर सेगमेंट्स में कुछ ना कुछ आपको नजर आ सकता है। बट करेंटली मार्केट सबसे ज्यादा डाउन के पीछे कारण है आईटी एंड बैंकिंग सेक्टर्स, जो ड्रैग हुआ है। स्पेशली आईटी तो बहुत ज्यादा ड्रैग हुआ है। आईटी सेक्टर्स में बाइंग नहीं उल्टा सेल चला है, ठीक है। सो इसके पीछे रीजन सिंपल है, क्योंकि अमेरिकन बने फाइनेंशियल सेक्टर्स इंडियन मार्केट के प्रति अभी उतना पैसा नहीं डाल रहे हैं, बिकॉज दे आर कंफ्यूज। और सबसे बड़ा बात है वो लोग भी छुट्टी मना रहे हैं, ठीक है। अब छुट्टी खत्म होगा, ट्रम्प गवर्नमेंट का पॉलिसी इस जनवरी के आई थिंक फर्स्ट 1 वीक या 2 वीक्स के अंदर आप लोग डेट फाइंड आउट करो ग्लोबल न्यूज से कि ट्रम्प कब पॉलिसी डिक्लेयर करेगा, ठीक है। ट्रम्प का पॉलिसी क्या बनेगा उस पे मार्केट का फिर से एक जो मोमेंटम है वो डिपेंड कर रहा है। इसके साथ इंडियन आरबीआई का भी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक रेड कार्ड का एक चांस बन रहा है, लेकिन मैंने आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट क्वार्टर में होगा, आई थिंक सेकंड क्वार्टर में होगा। मैंने सेकंड क्वार्टर इन द सेंस इसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं क्योंकि अप्रैल टू मार्च करके होता है ना, तो अप्रैल में फर्स्ट क्वार्टर आने वाला है 2025-6 का जो सिचुएशन है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंडियन मार्केट में रेट कट होने में मे बी 1-2 क्वार्टर एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। बट अगर वो सब भी आ जाए तो अप्रैल मई ऑनवर्ड्स मार्केट में वापस से पॉजिटिविटी नजर आएगा। और अगर वहां पर मार्केट में पॉजिटिविटी आता है तो यही मार्केट 25 में ट्रेड करने में कोई मुश्किल नहीं है। मैंने यही जो 23,000 23,500 का मार्केट 1,000 1,500 पॉइंट ना, उसी उम्मीद से आगे भाग भाग जाएगा। तो ऐसे मोमेंटम में अगर आप सही स्टॉक को स्पेसिफिक वे में चूज कर लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको गेन दे देता है। कुछ नहीं तो बड़ा बड़ा जो मैंने लार्ज कैप शेयर्स होते हैं, ठीक है, जो रिस्क फ्री होता है कंपेरेटिवली, लाइक बिग बैंक्स बिग आईटी कंपनीज, उसका शेयर का दाम अगर तुमको कम मिलता है तो चुपचाप आंख बंद करके ले लो, गेन हो जाएगा, 100% गेन हो जाएगा। और मैं तो एक लंबा लिस्ट आप लोगों के लिए रेडी कर रहा हूँ, मैं आजकल के अंदर आप लोगों को लिस्ट शेयर करता हूँ। आप लोग वो लिस्ट घर पे थोड़ा खुद का स्टडी करो, ये सर मॉर्निंग घर का खुद का स्टडी करो, स्टडी करके जो आपको ठीक लगे आप ले लो। 10-15 स्टॉक रहेगा, ठीक है। कुछ स्पेशल स्टॉक्स भी रहेगा, जो थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी रहेगा वो स्पेशल स्टॉक ले सकता है। जिसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम रहेगा वो थोड़ा मैंने नोन नाम पे जाए, मैंने जो गुडविल मैंने जिसका मार्केट कैपिटल हाई है, जिसके बारे में नाम सुने हो, ऐसे चीजों पे जाए। उसपे थोड़ा रिटर्न शायद कम होगा, लेकिन फायदा सबको रहेगा। मार्केट जब गिरा हुआ है ना, इसी हालत में स्टॉक खरीदना चाहिए। मैंने पैसा जुगाड़ करने का टाइम नहीं है। इस मार्केट को देख के नॉर्मली लोगों को डर लगता है कि क्या पता मार्केट इतना नीचे है ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन यही तो टाइम है। जब मार्केट भागता है
25-26 करके जब ऊपर जाएगा तब और क्या, तब लेने का टाइम थोड़ी है, तब सिर्फ मोमेंटम में कभी कुछ आएगा। लेकिन अभी सस्ता में अगर ले लो और महंगा में बाद में बेचो, ठीक है, इसके लिए एक कॉन्फिडेंस होना जरूरी होता है कि सच में इंडियन मार्केट आगे जाएगा। यही कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपको क्लैरिटी देता है कि क्या यहाँ से इंडियन मार्केट एफआईआई क्या फिर से इंडियन मार्केट में पैसा लाएगा। दीज आर दी क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन का जवाब मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप बिलीव रखो कि एफआईआई के पास इससे बेहतर मार्केट और हो नहीं सकता। इंडियन मार्केट के अलावा और कोई मार्केट इतना ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकता। আমাদের মধ্যে স্যার এটা আরো নেওয়া হয়েছে এই 400 এই আমরা 304, हाँ 300-400 300 এর কাছাকাছি নিয়ে যাবে, তারপরে একদম ছাড়া ঠিক আছে, মার্কেট বাড়বেই, মার্কেটকে তুমি আটকাতে পারবে না। তবে এখন কারণ আছে, আমি তো বারবার বলছি আমেরিকাতে ছুটি চালা, ওভারঅল ট্রাম্পের ডিসিশন না আসা, ঠিক আছে, কারণ अमेरिकन इकोनॉमिक पॉलिसी ग्लोबल मैटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक डील है, क्योंकि अमेरिका किसके साथ क्या बिजनेस करेगा उसके ऊपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा चीज डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा खबर ठीक ठाक मिल जाए, और अगर किसी कारण से रशिया यूक्रेन वार का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग कभी बोल रहे सीज फायर करेगा लेकिन आज तक कोई नाम नहीं ले रहा है, तो उसका प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। देखना ये है कि अमेरिका क्या कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखो। लेकिन ये जो गिरता हुआ मार्केट है, ये जो वीक मार्केट है, वीक मार्केट इज फॉर योर पोजीशन टेकिंग मार्केट, माने यही टाइम है आपको शेयर होल्ड करना चाहिए और आगे जाके सेल करके प्रॉफिट कमाना चाहिए। इसी के लिए लोग इंतजार करते हैं सर। मैं आप लोगों को रिलायंस के बारे में बोला था, देखे हो क्या, रिलायंस ट्रैक कर रहे हो? मैंने ये एकदम सिंपल स्टॉक में मैं बोला था रिलायंस ट्रैक करने देखने के लिए। देखो रिलायंस 1200 में चल रहा था, वहां से 1230 तक ऑलरेडी चला गया था, फिर से थोड़ा सा मार्केट गिरा है, वापस से रिलायंस 1204 में है। जो लोग पहले नहीं लिया था फिर से ले लो, जो लोग लास्ट वीक नहीं लिया था फिर से ले लो। ओला इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक 86 गिरा है, ले लो। सुजलॉन 61, एचडीएफसी बैंक 775। अभी अभी कोई बोल रहा था एचडीएफसी में दाम नहीं है 775, 1775, 1775। अभी कोई बोल रहा था कोटक में बहुत दाम है एचडीएफसी से ज्यादा। ঠিক বলছিল কালকে রাতে বলছে কোটক নিজের বেসটা এত ভালো করে নিয়েছে, এবার টুইটিতে ওয়েটেজ কিন্তু সবার কমই থাকে। কোটাক ভালো, কোটাক এখন সেকেন্ড লার্জেস্ট কনসেপ্টে আছে, কিন্তু এইচডিএফসির কাছে 2027 অবধি হিউজ বলছে কোটাকই থাকবে, এমনি কেউ থাকবে না, বলছে ওদের যা ভিশন না ভিজন খুবই ভালো, কিন্তু ভিজন রাখা আর ওটাকে বাস্তবায়িত করার মধ্যে ফারাক আছে। যতটা বলবে তার থেকে একটু কমই ভেবে নেবে। ওদের কাছে পয়সা অনেক আছে, ওরা অনেক কিছু ভালো করছে, আমি সেজন্য কোটাকের ব্যাপারে অনেকবারই বলেছি ক্লাসেও। কিন্তু এইচডিএফসি ব্যাংক ওর যে বেস লেভেলটা যতটা স্ট্রং আছে না, ওটাতে মানে চোখ বন্ধ করে ভরসা করতে পারো। আর কোটাক অবভিয়াসলি আইসিআইসিআই এর জায়গাটা কোটাক নিয়ে নেবে, চান্সেস এটাই। আচ্ছা, তো নিফটি का करंट सिचुएशन নিফটি ইনডিসিশন যাবেই বললাম তো। এইখানে আমি যখন অফলাইনে কথা डिस्कशन হচ্ছিল, यही तो बात कर रहे थे ना कि मार्केट आज सुबह मेरा एनालिसिस क्या था कि मार्केट 23,400 तक सपोर्ट दिख रहा है। हाँ सर, जो लोग अर्ली मॉर्निंग एनालिसिस देखे हो दे ऑल नो दैट इन द निफ्टी रिमेन्ड वोलेटाइल ड्यूरिंग सेशन ऑस्किलेटिंग बिटवीन 23,600 एंड 23,900, ठीक है, ये ओवरऑल रेंज उसका चल रहा था। द ओवरऑल आउटलुक रिमेन्स नेगेटिव फॉर द शॉर्ट टर्म, पोटेंशियल डाउन साइड नॉट दी अप साइड, माने फोकस किस में है, डाउन साइड में। लोअर एंड सपोर्ट इज सीन एट 23,400, रेजिस्टेंस इज एक्सपेक्टेड अराउंड 23,870। अब घटना क्या घटा है, मार्केट 23,600 से 900 के बीच में लास्ट फ्यू वीक से चल रहा, लास्ट एक हफ्ता से चल रहा था। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्ली देखो, ये सिचुएशन थोड़ा चेंज हुआ है, और चेंज होके आज का मार्केट गैप डाउन दिया, और गैप डाउन देके मार्केट को 23,460 तक लेके आया, जो 23,400 इसका सपोर्ट लेवल था। दैट मींस मार्केट नीचे आएगा, ये चीज बहुत ज्यादा फोकस करके बोला गया था, और सुबह सुबह वही चीज हो चुका है,
ठीक है, तो क्या यहाँ से इसका डाउन साइड खत्म हो गया? एक तरह से बोला जा सकता है कि 450 एक बार आ चुका है ना, तो वापस से 450 तो नहीं आएगा, बट बीच बीच पे 500 आ सकता है, और वहां से रिट्रेस करके 550 600 तक तो जाने का हाई चांसेस है। अगर 600 का पार कर दिया आज, शायद वही 870 मैक्सिमम, लेकिन वो देखने लायक सिचुएशंस होगा क्या इतना बने वोलेटाइल होगा, अदरवाइज एवरेज मार्केट ट्रेडिंग रहेगा। আপনি ওটা তো ওটা ক্যান্ডেল আর স্ট্রং ক্যান্ডেল মানে স্ট্রং মর্নিং স্টার কোথায় এটা? তো নিচে এইখানটা তো এটাই তো প্রপার সাপোর্টটা ছিল। এখানে তুমি আরএসআইটাও লাগাও, ঠিক আছে, এটা খুব ভালো পারফেক্ট ট্রেডিং জোন ছিল না, কারণ হ্যাঁ সকাল সকাল পাপ্পু অবশ্য কামি নিয়েছে 1000 খানেক টাকা। ये देखो सर, आरएसआई भी चेक करो, तुम कैंडल के साथ मार्च करो। जो लोग कैंडल समझते हो या जो लोग कम समझते हो, दोनों के लिए ही बोल रहा हूँ। कैंडल स्टिक्स देखो लगातार डाउन ट्रेंड में, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। क्या बोलते हैं इसको? मॉर्निंग स्टार। डोंट वरी सर, हम लोग कैंडल पे डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। अभी क्या है ना, मैं मार्केट एनालिसिस दे रहा हूँ, तो उसमें रोज बोलता हूँ, ये सर मेरा रोज का थोड़ा रूटीन काम है। ये मॉर्निंग स्टार बना है, और ये मॉर्निंग स्टार कब बनता है? डाउन ट्रेंड में बनता है। डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल क्या बनेगा? रेड बनेगा, ठीक है, रेड बनेगा, और ठीक ठाक एक वॉल्यूम रहेगा, माने एकदम छोटा मोटा कैंडल नहीं, एक ठीक ठाक रीजनेबल साइज का, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। रेड कैंडल बना, उसके बाद एक छोटा सा दोजी बना। क्या बना? दोजी बना। रेड कैंडल के बाद एक दोजी, और थोड़ा सा गैप अप होना चाहिए था, बट ओके एग्जैक्टली कॉपी बुक ना होता नहीं है, मैंने ये ना थोड़ा गैप अप देके नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल होना चाहिए, वो भी एक स्टैंडर्ड ग्रीन कैंडल, माने बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, और एकदम परफेक्ट मॉर्निंग स्टार बना है। तो डाउन ट्रेंड में जब ये मॉर्निंग स्टार, इसका मतलब क्या है? ये मॉर्निंग स्टार से क्या पता चलता है सर? मॉर्निंग स्टार से पता चलता है मार्केट का जो डाउनफॉल चल रहा था वो अरेस्ट हो जाएगा, माने वो वहीं पर खत्म होगा और वहां से रिट्रेस बैक चालू होगा। ये नॉर्मली मॉर्निंग स्टार हमें बताता है। अब मॉर्निंग स्टार आपको और भी टाइम पे देख सकता है, एक तो साइड हो जाए वो देखते हैं, ठीक है ठीक है। मॉर्निंग स्टार आपको और भी टाइम पे दिखाई दे सकता है, लेकिन इस तरह का परफेक्ट कंडीशन देखो, ट्रेडिंग करने के लिए ना कुछ चेकलिस्ट फॉलो करना पड़ता है। ट्रेडिंग करने के लिए कुछ चेकलिस्ट फॉलो करना पड़ता है। मैं अभी थोड़ा सा आपको चेकलिस्ट एक बार याद दिला दूंगा। उसी चेकलिस्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो आपको ना ओवरऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया होना चाहिए। किसका आइडिया होना चाहिए? ओवरऑल मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस, माने मार्केट किस रेंज के अंदर चल रहा है। जैसे मैं अर्ली मॉर्निंग किस चीज के बारे में बात किया कि मार्केट का रेंज, मार्केट लोअर साइड में कहां आ सकता है, मार्केट अपर साइड में कहां तक जा सकता है, ये स्ट्रेंथ से पता चलता है। अब ये एनालिसिस करने में आप लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है कि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रेंथ समझना इतना आसान काम तो है नहीं, पर डेली मार्केट में रहते रहते आदत बन जाता है कि मार्केट मोटा मोटी क्या कर सकता है। कोई भी किसी भी फील्ड में डेली रहो ना, उस फील्ड के बारे में आइडिया हो जाता है। आप अगर गाड़ी चलाते हो, ठीक है, सपोज एग्जाम्पल के रूप में मानो आप कैब चलाते हो, चलाओगे ठीक है, मानो आप कैब चलाते हो, तो कोलकाता या मुंबई कोई भी शहर में अगर आप 6 महीना गाड़ी चलाओगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस रास्ते में ज्यादा ट्रैफिक होता है और किस रास्ते में कम ट्रैफिक होता है, किस टाइम पे ट्रैफिक ज्यादा होता है किस टाइम पे ट्रैफिक कम होता है। ये सुनो, अगर आप क्रिकेट खेलते हो, मेरा पसंदीदा टॉपिक है, ठीक है, अगर आप क्रिकेट समझते हो तो आप क्रिकेट मैच देख के समझ सकते हो कि मोटा मोटी टीम का रिजल्ट क्या हो सकता है, कौन रन बना सकता है कौन नहीं। स्पेशली अगर टेस्ट क्रिकेट हो तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। टेस्ट क्रिकेट सीरियसली बहुत ही नॉलेजेबल चीजें हैं और वो बहुत मैंने यूजफुल है। जैसे एग्जांपल के रूप में इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम का करंट सिचुएशन, ठीक है, इंडिया हार रहा है, ठीक है। अब हारने के पीछे का रीजन क्या है? हारने के पीछे का मेन रीजन है इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा, वो खेलना भूल गया है, ठीक है, उसका फिटनेस एकदम बेकार हो गया है, और हर मैच में वो जा रहे हैं, मतलब मैंने अगर जो रेगुलर मैच देखता है और जिसको क्रिकेट का समझ है, वो ना रोहित शर्मा को देखते ही समझ जाएगा कि ये रन नहीं बना सकता, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। मैंने बेसिकली मैं आपको क्रिकेट नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप कोई भी फील्ड को समझते हो तो उस फील्ड को देखते हुए तुम समझ सकते हो कि क्या बनेगा। जैसे मैं स्टॉक मार्केट के अलावा अगर कोई एक फील्ड को मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ या खबर रखता हूँ, तो ऑब्वियसली दैट इज माय फर्स्ट लव, दैट इज क्रिकेट, और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। तो ये चीज का मैं खबर रखता हूँ, और इंडियन टीम का तो ऑब्वियसली, ठीक है, दूसरी टीम का भी खबर रखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ इंडिया का मैच होने से ज्यादा इंटरेस्ट आता है, एक नॉर्मल बात है। तो क्रिकेट से मुझे एक चीज क्या आता है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट से मुझे पेशेंस समझ में आता है।
पेशेंस माने टेस्ट क्रिकेट में ना वो हर बॉल में 4 छक्का नहीं होता है, और मुझे 4 छक्का देखना भी नहीं है। मुझे देखना है कि बॉल कैसे टपका रहा है, बॉल बाउंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बॉल में स्विंग है कि नहीं है, ठीक है, फिर बैट्समैन टेक्निकली बॉल छोड़ पा रहे हैं कि नहीं। ये सब बोरिंग काम है, ये सब देखने में किसी को मजा नहीं आएगा। जो लोग आईपीएल देखता है क्रिकेट में, ठीक है, वो लोग तो कभी टेस्ट क्रिकेट समझ ही नहीं सकता कि हो क्या रहा है। लगातार माने घंटा दर घंटा रन ही नहीं बनता। 40 बॉल 50 बॉल में आईपीएल खत्म हो जाता है, यहाँ पर 50 बॉल लोग ऐसे ही छोड़ देता है। 108 বলে রাহুল দ্রাবিড়ের রান ছিল 7, ठीक है, টেন্ডুলকারকে বলে ছড়া দিচ্ছি, और 120 बॉल में टी20 खत्म हो जाता है। 120 বলে রাহুল দ্রাবিড় ন্যাশনাল বল করছে, মানে এত স্লো বল কিছু ওখানে ব্যাট করতে পারে না, ওই বলটাকে একদম খুব উপরে গিয়ে ডিফেন্ড করছে। समझ रहे सर, मैंने बेसिकली मेरा मैं आप लोगों को क्रिकेट समझने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे एनालिटिकल चीजें हैं। मैंने क्रिकेट से कॉन्सेप्ट क्या है कि एनालिसिस कर पाना, तो ऐसे कोई और फील्ड भी हो सकता है। शायद मेरा नॉलेज उस फील्ड में है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि और फील्ड नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ फील्ड। हो सकता है आप किसी फील्ड से बिलोंग करते हो, वो फील्ड भी सिमिलर काइंड ऑफ पेशेंस का एग्जाम लेता है, और वही पेशेंस आपको स्टॉक मार्केट में भी लगाना है। और जैसे आप लोग मुझे समझ सर कैसे पता चलेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का, सर रहो मार्केट में पता चल जाएगा कि मार्केट का ओवरऑल रेंज कहां तक जाएगा, कहां तक नीचे आएगा, कहां तक ऊपर जाएगा। टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करते हुए समझ में आ जाता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर कभी कभी इसी पॉइंट से मार्केट छलांग मारता है, ऊपर चला जाता है, एफआईआई का एंट्री हो जाता है, एफआईआई पैसा निकाल लेते हैं, एफआईआई पैसा डाल लेते हैं। वो सब सिचुएशंस भी थोड़ा कारण होता है, ऐसे नहीं कि तुक्का। एफआईआई पैसा कब लगा सकता है कभी कभी समझ में नहीं आता कि यार आज तो एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, लगा दिया पैसा। लेकिन कभी कभी रीजन होता है कि एफआईआई पैसा क्यों लगा रहा है, मार्केट में क्या इवेंट आया, क्या इकोनॉमिक सिचुएशंस बन रहा है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने के बाद आप लोगों के लिए अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बन जाएगा कि लगातार डाउन ट्रेंड में ऐसे मॉर्निंग स्टार हरामी जैसे कैंडल स्टिक्स रेडी होना। और ये जैसे ही आप हरामी या कोई भी प्रॉपर कैंडल देखोगे, जो लोग कैंडल जानते हैं दे कैन अंडरस्टैंड इजीली, जो कम जानते हैं उनको जानने के लिए वो लोग क्लास ज्वाइन किया तो धीरे धीरे सब जानेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार देखते हुए और इधर आरएसआई चेक कर लो। एक इंडिकेटर, बहुत इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर दिखा रहा हूँ। आप एक की जगह 4 इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो। आप आरएसआई देख लो, फिबोनाची देख लो, एमएससीडी देख लो, देयर आर लॉट्स ऑफ, ठीक है, बट एक आध इंडिकेटर काफी होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो यहाँ से कैंडल आपका साथ दिया, सपोर्ट लेवल में आ गया। सपोर्ट माने मार्केट का ओवरऑल सपोर्ट, माने जिसके नीचे मार्केट जाने का चांसेस लो है, माने यही लास्ट है, और नीचे कितना जाएगा। तो 400 टारगेट था, 450 से ही मोटा मोटी वो रिट्रेस बैक किया। तो ये जैसे ही आरएसआई 30 के आसपास, कैंडल स्टिक्स भी मैच कर गया, सपोर्ट लेवल भी मैच कर गया। अब यहाँ पर अगर आप बाई नहीं करोगे तो कब करोगे सर करंट सिचुएशंस में? बोलो। अच्छा, ऑनलाइन में क्वेश्चन आ रहा है, हाँ बोल 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 सर। স্যার বলছি ওই মোবিকুইকে শেয়ার নিয়েছিলাম। মোবিকুইকে শেয়ার নিয়েছিলি কি পেয়েছিস? না, সকালে নিয়েছিলাম কিন্তু পড়ে গেছে। পড়ে গেছে? হ্যাঁ, মোবিকুইক ওই ওয়ালেট কোম্পানি তো, ওয়ালেট কোম্পানি পেটিএম এর মতো। রেখে দে হোল্ড করে না, লং রানের জন্য যদি শর্ট টার্ম প্রফিট বুকিং করে বেরোতে চাস করতে পারিস যদি প্রফিট থাকে, আর না হলে লং টাर्म रखे दे। कारण पेटीएम में কোনো प्रॉपर कॉम्पिटिटर मार्केट ही नहीं, पेटीएम का कोई प्रॉपर कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है। ऐसे मोबीक्विक का क्रिसेंट मार्केट थोड़ा खराब है। मैंने मार्केट में अगर तुम मोबीक्विक का करंट पॉपुलैरिटी देखो तो मोबीक्विक एक समय में ना बहुत अच्छा निकला था। मैंने एक टाइम पे मोबीक्विक काफी पॉपुलर हुआ था, बट अभी मोबीक्विक का बिजनेस उस हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसे मैं मोबीक्विक के बारे में मुझे पूछ रहा है, मैंने मोबीक्विक का भी कोई फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं किया। आई थिंक ऑर्गो पूछा ना, অর্ঘ্য জিজ্ঞেস করলি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আমি একটু দেখে বলবো, কিন্তু মানে আমি কিন্তু জানি না ওর কি ফিনান্সিয়াল স্ট্রাকচার কারেন্টলি। তবে মানে মোবিকুইক যে মডেলের বিজনেস করে ওই মডেলের বিজনেসের একমাত্র কোম্পানি এখন পেটিএমই আছে মার্কেটে, অন্য কেউ কিন্তু মার্কেটে নেই। মানে আরো কোম্পানি আছে লাইক গুগল পে আছে, বাট গুগল পে ইন্ডিয়ান মার্কেটে আসতে পারবে না। ফোন পে আছে, বাট ফোন পে ইন্ডিয়ান মার্কেটে লিস্টেড হয়নি, ঠিক আছে। তো এই ধরনের 4-5খানাই কোম্পানি আছে, ভারত পে এখনো এইসব জায়গাতে আসেনি। তো মোবিকুইক সেদিক থেকে দেখতে গেলে
सेकंड कंपनी जे मार्केट लिस्टेड হলো ভারতের মালিক ছিল না, ও আইপি লঞ্চ করলো। ও বেকার বকে বেশি কাজ করে আসনিন প্রবাদ বলে অনেক বেশি বোর্ড থেকে না না বোটের তো ছিল না ভারত মানে আচ্ছা ভারত পের বোর্ড থেকে আর হচ্ছে যে ইয়ের ফাউন্ডার এমকিউ এর যে ফাউন্ডার থাপার থাপ্পড় ঠিক আছে। আর যে কটা পুরো বেকার, চারিজন খুব বেকার, ঠিক আছে। কেন এই পিউষ বানসাল নেক্সট अच्छा देखो सर तो करेंटली अगर करंट सिचुएशंस में मार्केट को देखो एज पर दी करंट मार्केट सिनारियो मार्केट का स्ट्रेंथ 60 के आसपास है यानी आरएसआई लेवल 60 के आसपास है तो यहाँ से मार्केट और अबव जाएगा ये तो दिख नहीं रहा है बट कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन कर रहा है हल्का हल्का करेक्शन करके मार्केट में वापस स्ट्रेंथ के लिए ये लोग वेट कर रहा है। मैं एक छोटा सा एनालिसिस दे रहा हूँ क्योंकि आज की मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा कुछ मुझे बोलना नहीं है। मैं आपको एक छोटा एनालिसिस दे देता हूँ कि सर यहाँ से मार्केट में ट्रेडिंग का जो लोग ट्रेडिंग करते हैं मैं उनके लिए यही वाला टॉपिक डिस्कस करता हूँ। आई नो दैट एक सेकेंड रुको मैं बोल देता हूँ। ये देखो सर FII DI का एक्टिविटी एक बार चेक कर लो। FII कल भी कितना पैसा निकाला देखो ये FII का पैसा है दिस वन देख पा रहे हो सर अप्रोक्स 1800 करोड़ के आसपास। अब यहाँ पर अगर मैं इसको रखूँ ना दिखा देगा ये देखो 1893 करोड़ देख पा रहे हो और DI कितना पैसा डाला अप्रोक्स 2173 करोड़। ये कल का डेटा है आज का डेटा कल ही मिलेगा आज मार्केट क्लोजिंग के बाद ही मिलेगा ठीक है। अभी क्या चल रहा है मार्केट में वो कभी नहीं मिलेगा करेंटली मार्केट में क्या चलता है वो नहीं दिखाता है ठीक है। अच्छा और एक बात ये तो हो गया FIDI एक्टिविटी। अब ये बेसिकली इंडियन मार्केट को बूस्ट करने के लिए देखो इंडियन मार्केट को करेंटली कौन बचा रहा है सेव कौन कर रहा है मैंने मार्केट को फर्दर बहुत ज्यादा डिक्लाइन ना करने से कौन रोक रहा है सर DII माने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दैट इज बेसिकली एसेट मैनेजमेंट या म्यूचुअल फंड कंपनीज जिनके थ्रू से हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं और वही पैसा मार्केट में रोल करके इंश्योरेंस कंपनीज म्यूचुअल फंड कंपनीज मिलके इंडियन मार्केट में लगातार पैसा डाल रहे हैं लेकिन फॉरेन मार्केट का पैसा लगातार इंडियन मार्केट से निकाला है ठीक है। और वो भी बहुत ही बड़ा बड़ा मात्रा में निकला है इसका देख रहे हो कितना पैसा निकला मोर देन 6000 करोड़ मैंने अप्रोक्स 8000 करोड़ के आसपास। ये रिसेंट बात कर रहा हूँ ज्यादा पुराना बात नहीं कर रहा हूँ। उसके पहले अगर ये वाला देखो तो ये तो बहुत भयंकर निकला है। बीच में बस फॉरेन का पैसा 2 बार ही मार्केट में आया था वो महाराष्ट्र वोट इलेक्शन के टाइम पे महाराष्ट्र इलेक्शन में बीजेपी का अच्छा सीट लाना वही एक रीजन था FII का इंडियन मार्केट में आने के पीछे का रीजन। बट उसके बाद फिर से FII ऑफ हो गया क्योंकि सिर्फ वो एक रीजन था कि महाराष्ट्र इलेक्शंस में बीजेपी अगर अच्छा रिजल्ट कर सकता है जिसके बारे में क्या बोलते हो टीवी में वो पहले दिन आता है ना क्या बोलते हैं इस चीज को एग्जिट पोल के दिन ही ये लोग पैसे लगाया। फिर कुछ दिन बाद नेक्स्ट वीक में फिर से एक बार छलांग मारा तब मार्केट 24,500 तक गया था लेकिन उसके बाद मार्केट में छुट्टी वगैरह सब हो गया तो मार्केट में उस तरह का कुछ नहीं है। कौन सा हाँ ये तो जो इधर जो घुसाया था वो निकाल भी दिया तभी तो मार्केट फिर से 23,000 में आ गया। मार्केट बढ़े गए मैं तो उसी के बारे में बोलने के लिए देख रहा था ठीक है बढ़ने दो यार क्या कर सकते हैं मार्केट का काम ही है। मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देता हूँ एक सिंपल टेक्निक यूज कर सकते हो। देखो मार्केट अगर 550 के आसपास आता है ठीक है मार्केट अगर 550 के आसपास आता है तो वहां से मार्केट रिट्रेस बैक करेगा इसका चांसेस हाई है बिकॉज इसका PCR 1.5 के आसपास है ठीक है। मार्केट अगर 23,500 में जाता है किसी कारण से तो वहां से मार्केट फिर से रिट्रेस बैक करेगा इसका चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर मार्केट 23,650 के आसपास अगर मार्केट जाता है तुम लोग सुन नहीं रहे 23,650 के आसपास जाने से मार्केट वहां से एक बार नीचे आएगा ठीक है रिट्रेस बैक करने का 650 जाने से मार्केट नीचे आने का चांसेस बढ़ता है माने रेजिस्टेंस का काम करेगा रिसेंट लेवल का ठीक है। अगर उसके बाद भी मोमेंटम रहता है तो मेरा जो अर्ली मॉर्निंग एनालिसिस है वही काम करेगा। अगर 650 के बाद भी मार्केट में मोमेंटम रहता है इसका मतलब है कि मार्केट में बड़ा पैसा एंट्री कर रहा है
ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल हो या रिटेलर्स भी थोड़ा बाई कर रहा हो, लेकिन वो मैक्सिमम 850 तक ही मार्केट को ले जाएगा। उसके बाद मार्केट में उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 24,000 चला जाएगा, दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं। ठीक है, तो ये है मेरा करेंट मार्केट रिलेटेड एनालिसिस। जो लोग ट्रेडिंग करते हो, जो लोग बात को समझते हो, ओनली दे कैन अंडरस्टैंड। बाकी जो लोग सीख रहे हो वो डेली ये सब सुनते सुनते कान थोड़ा क्या होगा, पकेगा। समझ में आ रहा है? এটা এটা আনা উপায়গুলো যেভাবে আমি শিখেছি, এক হচ্ছে স্যার দুটো খুলে রেখে একদিকে ধরুন স্যার 4.5 কল অপশন আর 4.5 পুট অপশন, এইগুলো যদি একসঙ্গে ট্র্যাক করা যায় তাহলে বোঝা যাবে স্যার মার্কেট স্যার কোন দিকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর তারপরে তো মার্কেটের আপনি তো ক্যান্ডেল তো দেখতেই পাচ্ছেন। मतलब बेसिकली पप्पू कह रहा है कि आप 2 स्क्रीन ओपन करो, ठीक है। एक में तुम कॉल साइड को देखते रहो, एक में तुम पुट साइड को देखते रहो। अरे बेसिकली तुम पीसीआर वैल्यू को देखते हुए मार्केट का रिट्रेस सिचुएशन समझ सकते हो कि अगर मार्केट 550 में बाई चांस आता है, वहां से फिर से बाइंग बनता है, ठीक है। और अगर मार्केट 650 में जाता है, वहां से मार्केट वापस नीचे आने का चांसेस बढ़ता है। अब इसके बीच में मार्केट रहेगा, मतलब 550 से 650 के बीच में रहेगा। तो जहां से भी मार्केट रिट्रेस करेगा, वहां से वापस से बाइंग या सेलिंग जोन बनता है। माने सेलिंग जोन माने पुट बाय और बाइंग जोन माने कॉल बाय। जो लोग ऑप्शन समझते हैं ओनली दे कैन अंडरस्टैंड, जो लोग नहीं समझते कॉन्ग्रेचुलेशंस, लंबा समय बाकी है अभी समझने के लिए। कोई बात नहीं, चलो बेसिक्स पॉइंट्स में बात करते हैं। ठीक है, तो ये है सिचुएशंस अभी ठीक है। 550 के नीचे नहीं जाएगा, 550 आएगा तो फिर से बाइंग है, 550 में आएगा तो वापस से बाइंग है, ये आप देख लो सर। ठीक है, हाँ फिबोनाची भी लगा सकते हो, जो लोग जानते हो लगाना, सब कुछ सिखा दी। 550 तक अगर बाई चांस 550 आता है तो वहां से रिट्रेस बैक करेगा, या फिर जो लोग पहले बाई नहीं किया था वो बाई कर सकता है, क्योंकि मार्केट अभी माने बुलिश जोन में ही रहेगा। मार्केट एवरेज बुली 567 567 ही ओवर रिट्रेस बैक करने की चेष्टा करें। अच्छा, ये मुझे मोबीक्विक के बारे में पूछ रहा था, मैं एक बार इसको मोबीक्विक का देख लेता हूँ। अभी आया मोबीक्विक। मोबीक्विक স্যার 55% গেইন দিয়েছিল স্যার যখন লিস্টিং হয়েছিল। এই প্রফিট তো করে চিজ রে, ও তো বিলাই ও মানে তুই জিজ্ঞেস করছিস ধরে রাখবি কিনা, ধরে রাখবি কিনা এটা আমি এখন দেখতে হবে, আমাকে বিজনেস সিচুয়েশনসটা একটু দেখতে হবে। তবে হ্যাঁ, একটা একটা কনফার্মেশন দিয়ে দিচ্ছি কি পেটিএম এর সাবস্টিটিউট একটা বিজনেস এসছে, তাও প্রপার সাবস্টিটিউট নয়, তবে পেটিএম যেরকম মডেলে ব্যবসা করে ও সেম মডেলই बिजनेस করে, तो সেদিক থেকে দেখতে গেলে इट्स ओके, होल्ड कर सकते। मैंने लास्ट कुछ दिनों से आप लोगों को अदानी एंटरप्राइज के बारे में बोला था, आप एक बार अदानी एंटरप्राइज को देख लो क्या हालत दिया है। देखो मैं कब बोला था, 24 तारीख को बोला था, तब 2346 में चल रहा था, कल चला गया था 2620 पे। कितना दिन हुआ, 5 दिन भी नहीं हुआ, एक हफ्ता, 300 टका पर शेयर। बोलता है ना गरीब का बात बासी होने से मीठा लगता है, ठीक है। अच्छा, अदानी का ऐसा क्यों हुआ? अदानी विलमर का एक अपडेट है, ले लो सर। अदानी का एक सेगमेंट है जिसका नाम है अदानी विलमर। ये अदानी विलमर क्या काम करता है, थोड़ा सुन लो। जो लोग स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करते हो और अदानी में होल्डिंग किसी का है तो वो जान लो, क्योंकि अदानी को लेके मार्केट में चर्चा चलता ही रहता है। अदानी का एक बिजनेस है अदानी विलमर नाम से। इसका शेयर देखो थोड़ा गिरा है, देखो थोड़ा नहीं काफी गिरा है, करीब 330 से, देख पा रहे सर, 330 से डाउन होके 309 और फिर से एक मोटा मोटी ये कर रहा है, लेकिन काफी लंबा गिरा है। अदानी का इसका नाम क्या है, अदानी विलमार, ठीक है। विलमार सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है, ठीक है। विलमार, ये अदानी विलमार मिलके जॉइंट वेंचर में इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ये मार्केट चलाता है, क्या बोलते हैं उसको, ये ग्रोसरी बिजनेस है इन लोगों का, माने कंज्यूमर बिजनेस, जिसमें बेसिकली तेल, आटा, मसाला, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। इसमें तेल का मार्केट इन लोगों का बहुत बड़ा है। इंडिया का जो सबसे ज्यादा तेल मैंने खाने वाले मैंने जो प्रोडक्ट है दैट इज फॉर्चून, वो इन्हीं लोगों का है, ठीक है। इसके अलावा पाम तेल में इनको काफी बड़ा मार्केट है, सोयाबीन तेल में भी मार्केट अच्छा है, और इसके अलावा आटा, मैदा, बहुत सारा चीजें इन लोग बेचता है फॉर्चून प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो अदानी विलमर में अदानी का 44% स्टेक था, 44% स्टेक था, स्टेक माने शेयर होल्डिंग था। अब अदानी बोल रहा है कि हम विलमर का जो ये बिजनेस है, ये जो
कंज्यूमर बिजनेस है, इस बिजनेस में हम नहीं रहेंगे, हम इससे निकल जाएंगे। तो क्या अदानी विल्मर हट जाएगा? नहीं नहीं, कंपनी बंद नहीं हो रहा है। अगर अदानी हटेगा तो कोई ना कोई इसको परचेस करेगा, तो विल्मर का ही एक बिजनेस है जो इसको कंप्लीट तरीके से परचेस करेगा। अब देखने वाला बात है कि वो इंडियन मार्केट में रहता है कि एग्जिट करता है, या इंडियन कोई ब्रांड के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, वो आगे का सिचुएशंस में पता चलेगा। बट करेंटली जो पर्टिकुलर न्यूज इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग को मैंने क्या बोलते हैं इसको ट्रिगर किया है, उसके पीछे रीजन है कि अदानी का 44% विलमार से निकालना ऑब्वियसली विलमार के लिए खराब है। इसमें मेरा शेयर होल्डिंग है। एक समय में मैं इसमें 200 टका का शेयर 800 टका में बेचा था विद इन 6 मंथ्स, और बाद में मैं कुछ रख दिया था, अभी भी कुछ होल्डिंग में है। तो अभी मैं भी थोड़ा देख रहा हूँ कि क्या पता इसको मैं होल्ड करूँ कि ना करूँ। आई एम ऑल्सो कंफ्यूज। हाँ तो फिर वही उसी के लिए मैं पप्पू जो पॉइंट बोला वही मैं भी वेट करूं कि अगर कोई अच्छा कंपनी, क्योंकि इसका मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया का टोटल कंज्यूमर बिजनेस का, माने ये तेल आटा इस तरह का बिजनेस का करीब 30% मार्केट इसके हाथ में। और कोई छोटा मोटा बात नहीं है, तेल आटा मार्केट में 30%, 25-30% ह्यूज होल्डिंग है। इसका बिजनेस बहुत बड़ा है, तभी मैं इसको लिया था, तब 210 में लिया था और 800 में बेचा था विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, लेकिन कुछ मैं होल्ड कर दिया था। ठीक है, फिर बाद में थोड़ा इग्नोरेंस के कारण गिर गया, लेकिन प्रॉफिट आज भी है, लॉस में नहीं है। आज भी इसमें कम से कम तुम दोनों 200 में लिया था, आज भी 300 टका, मैंने 100 रुपीज पर शेयर, आज भी प्रॉफिट है। लेकिन पॉइंट मेरा प्रॉफिट का नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या करें, तो मैं अभी हड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, चलो जो होगा देखा जाएगा। एक्चुअल पैसा तो मैं पहले कमा लिया था इससे, लेकिन अभी देखने वाला बात है कि क्या कोई आएगा इसको होल्ड करेगा, तो फिर इसका शेयर फिर से बढ़ेगा। लेकिन करेंटली अदानी के बिजनेस पे जो इम्पैक्ट है कि वेलमार से अगर अदानी निकला तो वेलमार का इम्पैक्ट तो दिखेगा, तो जो दिखा है। लेकिन देखो, एक छोटा सा कैंडल बना के एक हरामी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है, जिसका कारण ये है कि बिजनेस इतना स्ट्रांग है, बिजनेस इतना स्ट्रांग है कि कोई और भी आएगा तो भी बिजनेस पे लोग भरोसा करेगा, इसीलिए वापस से परचेस हुआ है। तभी तक ग्रीन कैंडल बना है छोटा सा। लेकिन हाँ, आज कुछ हो सकता है कि कोई बड़ा कंपनी इसको ले रहा है, ये होगा तो ये फिर से छलांग मारेगा। तो अदानी को एक बार करेंटली ट्रेड करने के लिए थोड़ा रिस्की है, बट अगर कोई चाहे तो ट्रेड भी कर सकता है। नाउ इसी का उल्टा इंपैक्ट अदानी एंटरप्राइज में पड़ा है। अदानी एंटरप्राइज अदानी का मेन बिजनेस है। ठीक है, मैंने अदानी का जो मेन बिजनेस है उसमें क्या आता है जानते हो? अदानी मेनली बेसिकली मैंने माइनिंग। ठीक है, अदानी का मेन मेन काम क्या है? उसका कोर बिजनेस है माइनिंग करना, पोर्ट बनाना, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ये सब काम है उसका। तो अदानी कंज्यूमर बिजनेस से क्यों निकालना चाहता है? क्योंकि उसका मानना है कि भाई जब मैं बेसिकली कोर बिजनेस क्या है मेरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, माइनिंग, ये सब चीजें, तो मैं क्यों कंज्यूमर बिजनेस में माथा लगाऊं? तो ये चीज पब्लिक को अच्छा लगा कि भाई अदानी एंटरप्राइज अच्छा काम कर रहा है कि ये सब कंज्यूमर बिजनेस पे वो हट जाए। जो जैसे कंज्यूमर बिजनेस में पॉपुलर नाम क्या है, जैसे इमामी का नाम बोला, आईटीसी का नाम बोला। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए किया कि वो बेसिकली अपना फोकस को मैंने स्ट्रिक्ट रखना चाहता है कि फोकस 10 जगह में नहीं करना है। अगर यहाँ से 4,000, 4,500 करोड़, 5,000 करोड़ भी निकल जाता है तो उसके मेन बिजनेस में उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। तो यहाँ का जो भी फायदा है, फायदा तो किया है, फायदा जो भी किया उसी फायदे से वो अपना कोर बिजनेस में पैसा लगाएगा। और जो जो एक्चुअल में हुआ है, अब फंड जाएगा, बिजनेस डेवलप करेगा, वो सब समय का बात है, लेकिन मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। जैसे ही विलमार का स्टेक छोड़ दिया, ठीक है, एंटरप्राइज का बिजनेस के स्टेक में, ये देखो सर, ये सर कल का खबर है, 2400 से 2600 एक दिन में 200 टका पर शेयर। उससे पहले भी मैं आप लोगों को बोला था, 25 तारीख से बोल रहा हूँ, अदानी ले लो, आंख बंद करके ले लो, बोला कि नहीं बोला? इग्नोर तो नहीं कर सकते आप लोग बात को। ठीक है, मैं बोला था कि अदानी इज ऑलवेज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, वोलेटिलिटी रहता है बट ले लो, फायदा काफी है। तो कहीं ना कहीं ये रीजन है जिसके कारण। और उसके बाद ये लाल क्यों बना? क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। कल जिस तरह का मार्केट उठा था, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग के कारण ये दो लगातार रेट कैंडल। ठीक है, अभी पार्टी चलेगा। ठीक है, ये सब लाल से घबराना नहीं। अगर बिजनेस के स्ट्रेंथ के बारे में नॉलेज रहता है ना, तो छोटा मोटा लाल देख के घबराने नहीं। नॉर्मली ट्रेडर लोग छोटा, वही गिर रहा है गिर रहा है, जैसे हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बिजनेस के स्ट्रेंथ के बारे में अगर आपको आइडिया है, चाहे आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर्स, इफ यू हैव ए प्रॉपर सेंस ऑफ बिजनेस, देन आपको ये छोटा मोटा लाल नील से
घबराने का नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ अपडेट आज मेरे पास था, मैं आपको दिया, बाकी चलो सीखते हैं। तो बोलेगा सर आप सिखाते कम हो और सिर्फ अपडेट ही देते रहते हो। एक्चुअली क्या है ना, मार्केट में अपडेट बहुत जरूरी है, सीखना भी जरूरी है, दोनों चाहिए। ইমামিরও ভালো হোল্ডার কিসে? ফরচুনের পরে ইমামিরও অনেক হোল্ডার হ্যাঁ ইমামিরও ভালো আছে, ভালো আছে তবে ইমামির ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মার্কেটটা একটু ভালো, কিন্তু আদানির ফরচুনের অল ওভার ইন্ডিয়া মার্কেট। করে আপনি আপনার টাকা অবধি ওটাই আপনার আর ইমামির হোল্ডিংটা বেসিক্যালি ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে, বেঙ্গল, উড়িষ্যা, বিহার। উত্তরপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশে অতটা না, আসাম সাইডে একটু পাবে ইমামি। ঠিক আছে, যেমনি নর্থ থেকে তো ভালো পাওয়া যায়। हाँ इमामी हेल्दी एंड टेस्टी, ये फ्रैंक रॉस फार्मेसी, ये सब इमामी। इमामी कोलकाता का ही कंपनी है। रामदेव अग्रवाल एंड राधेश्याम अग्रवाल, नहीं रामदेव नहीं, राधेश्याम अग्रवाल, राधेश्याम गोयनका, दोनों का नाम राधेश्याम है। एक अग्रवाल है, एक गोयनका है, दोनों एज हो चुका है भाई। ऐसे कोई सब 80 प्लस के हैं, 80-90 के आसपास के। কিন্তু এখন বাংলা বলবো না, মনে বাংলা ये अरे कोलकाता का है, इतना पुराना है तो बांग्ला अच्छा नहीं बोलेगा। ये यहाँ से पढ़ा है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, राममोहन कॉलेज से पढ़ा है, आमा स्टेट सिटी कॉलेज से पढ़ा है। পিটি রাম দোকান ছিল एक जन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक जन नॉर्मल मास्टर्स किया था, तो मामूली बात नहीं है सर। इमामी का हेड ऑफिस आपको रूबी में मिलेगा, रूबी क्रॉसिंग में जैसे ही घुसोगे आपके लेफ्ट साइड में इमामी का बड़ा सा दिख जाएगा, वही वो हेड ऑफिस है उसका। ইমামে তো আমি কাজ করি। अच्छा देख, मैं आप लोगों को एक सिस्टम लास्ट कुछ दिनों से सिखा रहा हूँ कि आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों में अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स के बारे में बोला था कि कैसे आप डिफरेंट स्टॉक, लास्ट क्लास इसी में दिया था। इवन मैं सिर्फ पढ़ा नहीं था, मैं ज्यादातर आपको दिखाया था कि मैं कुछ रिकमेंडेशन दिया था, उस रिकमेंडेशन को बेसिस में कैसे ट्रेडिंग हुआ था वो मैं बोला था। तो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स क्या है, मैं आप लोगों को बोला था कि मार्केट में अप्रोक्स 2000 से लेके मैंने बीएससी में 2000, एनएससी में 6000, 7000 ऐसे कंपनी, सॉरी एनएससी में 2000 प्लस और बीएससी में अप्रोक्स 5000, ठीक है। तो कुल मिला के 7000 के आसपास कंपनीज है। अब सारे के सारे के पीछे तो हम नहीं भाग सकते ना, ठीक है। इसके लिए एक तो नॉलेज होना चाहिए, मैंने काफी रीडिंग करना पड़ता है, मैंने आपको काफी इंफॉर्मेशन जुगाड़ करना पड़ता है। अब सबके लिए इतना पढ़ाई करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पढ़ने के लिए ना हेडेक होता है, और ये हेडेक समय के साथ साथ कम होता है। आपका सेंस जितना ग्रो करता है उतना हेडेक कम लगता है। मैंने एक छोटा सा बात करता हूँ, जब आप एबीसीडी लिखना नहीं जानते थे या पढ़ना नहीं जानते थे, सेंटेंस पढ़ने में कष्ट होता था, नहीं समझे बात मेरा? नाम क्या है तेरा? रियाद, RIYA, ठीक है। अब जब तुमको ये, इसको R बोलते हैं, इसको I बोलते हैं, इसको Y बोलते हैं, इसको A बोलते हैं, यही लिखता है, ये RIA लिखता है, यही लिखता है। तो RIYA पहले तो हमें ये समझना पड़ता है, उसके बाद जाके मैं इसको, अच्छा इसको रिया बोलते हैं, ऐसे करके हम लोगों ने इसको रीड किया। तो किसी भी चीज में नॉलेज भी ऐसा होता है कि पहले आप एक एक छोटा छोटा चीज को समझोगे, फिर जाके वो बड़ा चीज देख के, अच्छा अभी मेरे को क्या ऐसा पढ़ना पड़ेगा RIYA, ऐसा नहीं पढ़ना है मुझे, अभी मैं देख के समझ सकता, सही तो रिया है, नहीं समझे? मार्केट में भी जो न्यूज या जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं, जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता है, आप देख के अच्छा ये हुआ है, दिमाग में क्लिक कर जाएगा। ठीक जैसे आज आप लोग रिया पढ़ लेते हो, या जो भी जिसका फुल सेंटेंस पढ़ना, इवन रिया छोड़ो, इवन एक सेंटेंस भी बड़ा सा लिखा रहेगा, अगर आपका नॉन कॉन्सेप्ट से है तो वो सेंटेंस पढ़ने में भी आपको कोई हेडेक नहीं होगा। आप मेरा बात समझ रहे हो? लेकिन अगर आपको उसका सेंस कम है तो वो सेंटेंस पढ़ने में और उसका मतलब समझने में आपको हेडेक होगा। और प्रॉब्लम यही है कि उस हेडेक को शॉर्ट माने कम करने के लिए आपको मार्केट में रगड़ना पड़ेगा, रीड करने का आदत करना पड़ेगा, समय लगेगा सर। लेकिन आदत बनाओ तो धीरे धीरे समय का पता ही नहीं चलेगा। हैबिट अच्छा बनाना जरूरी होता है, ये सुनो। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको सुबह उठना पसंद नहीं है, जैसे कि मैं, ठीक है। अब मुझे, अगर तुम अर्ली मॉर्निंग उठने बोलते हो, मैं मैम से रोज डांट खाता हूँ। अब अर्ली मॉर्निंग उठने बोलोगे तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाता, रात को नींद देरी से आता है, आदत खराब कर चुका हूँ मैं, ठीक है। अब क्योंकि रात को नींद आते आते 1-1:30 बज जाएगा तो कहाँ से 5 बजे उठूंगा? इज इट नॉट पॉसिबल ना।
लेकिन अगर मैं सुबह जल्दी सो जाऊंगा, मैंने रात को थोड़ा जल्दी मेरा नींद आ जाए, तो 5 बजे उठना इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन प्रॉब्लम है वही आदत। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन जैसे घर में माँ को देखता हूँ 5 बजे आराम से उठ जाता है, जैसे कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो माँ कैसे 5 बजे उठते हैं, लेकिन हमारा तो 7 से पहले, 7:30 से पहले जैसे कोई उठा ही ना, काइंड ऑफ दैट। ये आदत, आदत बनाओ, सब चीज इजी लगेगा। देखो मैं दूसरा टाइप ऑफ एग्जाम्पल क्यों यूज करता हूँ, ताकि आपको मैं बात का सिंप्लिसिटी समझा सकूं, नहीं तो मुझे ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं। 600 600 सर, वो तो मैं आगे आ ही बोला था कि जब ऑफलाइन में बात हो रहा था कि मार्केट 400 के आसपास जाएगा, तो यहाँ से रिट्रेस करके 600 650 पे मुझे दिख रहा है। दिख गया? रिया कभी कभी सोचता है कि सर को शायद फोन करके बोला होगा। नहीं सर, वो एक ना मार्केट का ना एक नेचर समझ में आ जाता है कि আপনি বলেন স্যার ইন্ডিয়ান মার্কেটে ট্রেড নিতে না, हाँ, কিন্তু এটা একদিকে ভালো না। কিন্তু এটা এটা এই যে ইন্ডিয়ান যখন যাচ্ছে মার্কেটটা প্রায় 1 ঘন্টা আধা ঘন্টা 45 মিনিট, ঠিক আছে, ওই টাইমে আপনি স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে। কেন কি না বলছি হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। স্ট্র্যাটেজি নিলে তুমি মার্কেট যদি সাইডওয়েজ থাকে, তাহলে আমি নর্মাল সেন্সে বলি কি ডিসিশন মার্কেটে ন্যাকেড পজিশন নেওয়া ঠিক না। নেগেটিভ পজিশন করতে হবে। স্ট্র্যাটেজি কেন, স্ট্র্যাটেজির সময় কি আমি বলিনি যখন মার্কেট সাইডওয়েজ থাকবে তার জন্য তো স্ট্র্যাটেজি আছে, কি মার্কেট ওপরেও যাচ্ছে না নিচেও আসছে, তাহলে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমি কামাতে পারি, তাই না? কিন্তু আমি যদি নেগেট পজিশন নিই, তাহলে তো আমার পুরো প্রিমিয়াম মার খেয়ে যাবে। পুরো প্রিমিয়াম মার্ক হবে, তারপরে টাইম দিকেও কাজ করবে। ওটাই তো বলছি, পুরো প্রিমিয়াম মার খেয়ে যাবে। আমি সেই জন্য বলি কি মার্কেট যখন ইনডিসিশন মার্কেটে ট্রেড নিতে বারণ করি, কিন্তু ইনডিসিশন মার্কেট অবজার্ভ করতে বলি, কারণ ইনডিসিশন মার্কেট থেকেই মার্কেট চেঞ্জ হয়, মানে মার্কেটের মোমেন্টাম আছে, হয় পড়বে নয় বাড়বে, মানে লাগাতার দোজি লাগাতার স্পিনিং টপ যদি মার্কেটে থাকে, কারণ তারপরে তো মার্কেট কোনো না কোনো একটা দিকে নিশ্চয়ই যাবে, হ্যাঁ কি না? যেটা এই ব্যাংকে দিয়ে করতে গিয়ে अच्छा हाँ, 800 का चांसेस मुझे दिख नहीं रहा है। তো চান্স পাওয়া আছে কিন্তু তাও কলে রেখে তো বলা যায় না। अच्छा देख, तो अब अभी मार्केट में क्या है, अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स कैसे रेडी करना है, फटाफट पॉइंट देखो। ये तुम सुन नहीं रहे हो, कनेक्टेड हो ना सर? ओके, देखो तो जब आपके सामने इतना सारा कंपनीज है और उसमें से आपको चूज करना है आप किस में ट्रेड करोगे, तो ये 1000 ऑफ स्टॉक से एक आध स्टॉक को चूज करना समय के साथ साथ पता चलेगा कि किस स्टॉक में ट्रेड करें या इन्वेस्टमेंट करें। आपको सेट ऑफ स्टॉक्स दैट यू कंफर्टेबल इन ट्रेडिंग, माने जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, जिस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आपको आइडिया हो, आप उसमें ट्रेड करो, ये नॉर्मली कहा जाता है। लेकिन शुरू शुरू में आपको अगर कोई आइडिया नहीं है तो आप क्या करोगे? इसलिए मैं आपको लास्ट दिन बोला था कि अगर कुछ नहीं पता तो निफ्टी 50 का शेयर देखो। अच्छा, निफ्टी 50 का शेयर का कैसे आइडिया करोगे, इसके लिए भी ना मार्केट में एक तरीका है, आप गूगल में जाओ, लिखो निफ्टी 50। निफ्टी 50 लिखते ही आपको ना एनएसई का वेबसाइट में से निफ्टी 50 का लिस्ट आ जाएगा। ये देखो, देख लो सर, नहीं तो बाद में ढूंढते फिरोगे कि कहाँ से क्या लिख निकाला। यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, देख पा रहे हो सर? यहाँ पर देखो डाउनलोड का सीट है, ये देखो डाउनलोड कर लिया। ये एक्सेल सीट में ना लिस्ट डाउन भी हो जाता है, ये देखो, देख पा रहे हो? अब मैं यहाँ पर एक्सेल सीट्स के अंदर नहीं रखूंगा, छोड़ो, वो आप लोग खुद से करना, मैंने खुद का ट्रैक करने के लिए। ये एनएससी की वेबसाइट में आपको लंबा लिस्ट दिख रहा है ना, देखो कोटक बैंक, बीएल, ओएनजीसी। अच्छा, यहाँ पर ये निफ्टी 50 सिलेक्टेड है, कैसे पता? ये देखो दिख रहा है निफ्टी 50 सिलेक्टेड। तो अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो निफ्टी 50 में से चूज कर लो अपना अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स। लेकिन निफ्टी 50 के अलावा भी मार्केट में बहुत सारे हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो अभी निफ्टी 50 में तो नहीं है, मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये रैंकिंग में बना हुआ है, आप इसे भी देख सकते हो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने के लिए। निफ्टी मिड कैप 50, मिड कैप माने जिसका मार्केट कैपिटल माने बहुत ज्यादा नहीं है, लार्ज कैप नहीं है, मॉडरेट कैपिटल के साथ है। मिड कैप 100 है, मिड कैप 150 है, स्मॉल कैप है जो काफी स्मॉल कैपिटल के साथ मार्केट में है। अब ये स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज का प्रॉब्लम क्या है कि इस कंपनीज में ग्रोथ हाई रह सकता है लेकिन काफी रिस्की होता है। रिस्की माने हो सकता है कि अचानक से ग्रोथ हुआ और अचानक से गिर गया, पता नहीं चला, क्योंकि बिजनेस इतना स्ट्रांग नहीं है और ट्रेडिंग भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता है, खबर में हो रहा है फिर बंद।
कभी कभी बहुत ग्रोथ दे देता है तो सब कोई उसके पीछे भागता है। अगर आपको इस जो लोग फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं वो स्मॉल कैप में ट्रेड करे, ठीक है। जिसका फंडामेंटल नॉलेज कम है, स्मॉल कैप में जो कंपनीज छुपा हुआ है, अगर आपको स्मॉल कैप कंपनीज का नॉलेज ही नहीं है तो आप उसमें ट्रेड ना ही करें तो अच्छा है। किसी के कहने पे, या कोई आपको कोई दोस्त है ना बोला देख ये वाला म्यूचुअल फंड देखा 50% रिटर्न दिया है, तो म्यूचुअल फंड का तुम अगर ओवरऑल चेकिंग करोगे तो पता चलेगा कि वो स्मॉल कैप का पैसा ऐसा है। क्योंकि देखो जो छोटा है वही तो बढ़ सकता है। हेलो, जो आज छोटा है वही तो बढ़ सकता है, जो ऑलरेडी बढ़ चुका है वो कहाँ और बढ़ेगा। वो अपने पॉइंट पे थोड़ा सा ग्रो करेगा। लेकिन जो हाई फाई ग्रोथ है वो कभी भी, जो ऑलरेडी ग्रोथ कंपनी है वो बहुत हाई फाई ग्रोथ कैसे दे सकता है। जो एकदम कुछ नहीं है वो अचानक से बहुत ग्रोथ दे सकता है, इसलिए तब रिटर्न भी बहुत हाई फाई दिखता है। निफ्टी 50 कंपनीज का ग्रोथ कभी भी आपको 50%, 60%, 100% ऐसे नहीं दिखेगा, बट स्मॉल कैप कंपनीज का ग्रोथ आपको 50%, 60%, 30%, मोर देन 30% दिख जाता है। निफ्टी 50 आपको कुल मिला के 12%, 15%, 18%, बहुत अच्छा चले तो 20% ऐसे ग्रोथ देता है। माथा में बात जा रहा है ना? क्या नहीं गया बोलो, आप सुन नहीं रहे हो। कौन सा पॉइंट, तो फिर बोलो मुझे कि कौन सा पॉइंट माथा में नहीं गया। मैंने जो मैं बोला कुछ तो सुना होगा, तो सुन नहीं रहे। हेलो सर, हाँ बोलो सर बोलो। बोल रहे हैं जैसे निफ्टी 50 जो है, निफ्टी जो नेक्स्ट 50 है, वो हाँ वो में सेम कंपनी है या फिर अलग अलग कंपनी अलग है? कंपनी है। देखो निफ्टी एक अच्छा। इंडेक्स है, ठीक है। निफ्टी एक इंडेक्स है। हम लोग ये जो शेयर मार्केट में ये फॉलो कर रहे हैं, ये जो इंडेक्स आप देख रहे हो, ये जो कैंडल स्टिक्स बन रहा है, ठीक है। कैंडल कैसे बन रहा है इसके पीछे भी माथा मत लगाओ, मैं अभी ये सब चर्चा चालू नहीं किया, ठीक है। मैं अभी आपको बस इतना बोल रहा हूँ कि ये जो इंडेक्स अभी निफ्टी 23,500 600 चल रहा है, तो निफ्टी 23,500 600 चल रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि निफ्टी 50 रिलेटेड जितना कंपनीज है उस स्टॉक में लोग ट्रेड कर रहा है, तभी निफ्टी 23,500 600 में जा रहा है। निफ्टी का दाम 23,500 नहीं है। निफ्टी का एक वैल्यू है, इंडेक्स बोलते हैं इसको, ये कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशंस के तहत निफ्टी का वैल्यू यहां तक क्या है। एक मिनट रुको, तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज घुसाना जरूरी है। एक सेकंड रुको। एक चीज देखो देखो, आप लोग बहुत दिन से ना, मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ ये बात करने का, मैं भूल गया था। मैं सोचा था कि डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा। आप लोगों को एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ, अब इसको जान लो। ये कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स, ठीक है। सुनो, ध्यान से सुनो, इंडेक्स क्या है। ये मैं एक्चुअली, जो बहुत लोगों को निफ्टी क्या समझ में नहीं आता है ना, ये निफ्टी का मैं मेन कंफ्यूजन समझता हूँ कि कुछ लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट परसेप्शन है कि सर, जैसे मानो यहाँ पर मैं आपको अभी क्या बोला कि निफ्टी 50 माने निफ्टी में 50 कंपनीज मिला के निफ्टी 50 बना है। फिर नेक्स्ट निफ्टी 50 में, नेक्स्ट नेक्स्ट निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 में और भी 50 कंपनीज है। मार्केट में कितना कंपनी बोला मैं? 5 से 7 हजार। उसमें से कितने में बात कर रहा हूँ? 50 में। पहला 50 कंपनी जो निफ्टी को बनाया है, उसके बाद भी 50 कंपनी है। अच्छा, ये कंपनी कैसे डिसाइड होता है सर? मार्केट कैपिटल के हिसाब से डिसाइड होता है। जिसका कैपिटल जितना हाई होगा, जिसका कैपिटल जितना हाई होगा उसको निफ्टी 50 में जगह मिलता है। कैपिटल हाई होना जरूरी है। मैं अभी आपको समझाता हूँ कैपिटल हाई का कॉन्सेप्ट क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट के भाषा में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, माने जितना पैसे से मार्केट बना है, माने उस कंपनी का बिजनेस बना है, उसमें से कितना शेयर्स मार्केट में फ्रीली घूम रहा है, तभी जाके कभी पप्पू खरीदते हैं। मैं पता नहीं कौन बाई कर रहा है कौन सेल कर रहा है। जब हम लोग मार्केट से बाई सेल करते हैं, थोड़ी ना कोई बोलता है कि ये पप्पू का शेयर है, इसने ले लिया, तो नाम भूल गया, अपूर्वो ले लिया, अपूर्वो का शेयर
प्रलय ने ले लिया, प्रलय का शेयर रिया ने ले लिया, रिया का शेयर आपने ले लिया, ठीक है, आपका नाम विजेता। तो इस तरह से नहीं होता है, माने हमें पता नहीं चलता किसका शेयर कौन खरीद रहा है। मार्केट दिखा देता है इतना शेयर्स अवेलेबल है खरीदने के लिए, बेचने के लिए, जो फ्री फ्लोट है। जो बेचेगा वो मार्केट में ऑर्डर जनरेट करता है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जब मार्केट में किसी शेयर में ऑर्डर जनरेट, जब सपोज अदानी का अगर तो मार्केट डेप्थ देखोगे, ये देखो करेंटली अदानी में इतना सारा लोग अदानी का शेयर्स बीड कर रहा है। बीड माने जो बायर बनते हैं, एकदम बेसिक चर्चा कर रहा हूँ इसलिए ये सब बात कर रहा हूँ। बीड माने जो बायर बन रहा है, और ऑर्डर माने जो लोग ऑफर माने सेल करना चाहता है। अदानी का शेयर कितना लोग कितना दाम पे बाई करना चाहता है, कितना क्वांटिटी ऑर्डर देना चाहता है, देखो वो क्वांटिटी भी मेंशन कर रहा है। अच्छा, बीड कौन करेगा? जिसके पास नहीं है वो और खरीदना चाहता है। और सेल कौन करेगा? जिसके पास ऑलरेडी है वो सेल करना चाह रहा है। दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब कुछ लोग बोलेगा नहीं सर हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे, उसमें अभी मत जाओ। तो ये अभी ना लाइव दिख रहा है, अब देखो आंख लगा के चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो चेंज हो रहा है। जितना लोग खरीदना चाहते हैं उतना लोग बेचना नहीं चाह रहे हैं, देख पा रहे हो? अदानी का शेयर जितना लोग बाई करना चाहता है उतना लोग बेचना नहीं चाहता है। देखो ऑफर कम है, इसको बोलते हैं मार्केट डेप्थ। क्या बोलते हैं इसको? मार्केट डेप्थ। अच्छा, अगर किसी चीज में बाई है, सेल कम है, तो दाम का क्या होगा? शेयर का दाम नॉर्मली क्या होगा? बढ़ना चाहिए कि गिरना चाहिए? कॉमन सेंस है, बता। सेलर कम है, बायर ज्यादा है, तो शेयर का दाम क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना। तभी आगे देखो आप, ऑलरेडी अदानी के शेयर में क्या हुआ है लास्ट कुछ दिनों से, वी ऑल नो दैट। आज भी सिचुएशन कुछ वैसा ही दिख रहा है। ऐसे यहाँ पर तो सभी चीजें नहीं दिखाते हैं, इसमें टॉप 20 डेटा दिखाते हैं। कितना दिखाते हैं? टॉप 20। ये देखो सर कितना क्वांटिटी। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पर ऑर्डर में हाथ दिया, सॉरी सॉरी गलत बोल दिया थोड़ा। ये देखो, ये देखो नंबर ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज में देखो। अब जैसे जितना हाई मतलब 313, अगर कोई 305 शेयर्स बाई करना चाहता है तो सेलर साइड से भी 305 शेयर मैचिंग करेगा। और ये सब हम लोगों को देखना नहीं है, इसके लिए कौन है? एक्सचेंज क्या काम करता है फिर? ये जो बीएससी एनएससी का काम क्या है? इसका काम यही है, बायर से सेलर को मैच करना। दे आर जस्ट लाइक अ मैरिज ब्रोकर जैसे होते हैं। मैरिज ब्रोकर क्या करता है? ये मैरिज ब्रोकिंग कंपनीज नहीं है, शादी.com टाइप्स। क्या काम है इन लोगों का? हस्बैंड फैमिली को, वाइफ मैंने ग्रूम से ब्राइड मैंने ग्रूम को मिलाता है ना? फिर वो लोग आगे जाके पति पत्नी बन जाता है, ठीक है। फिर झगड़ा करता है, अलग होता है नहीं होता है वो अलग, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि एक्सचेंज का भी काम वही है। कंपनी में जैसे सिंपल है एकदम, शादी.com में या जो भी मैट्रिमोनियल साइट्स होते हैं वहां पर जैसे काम होता है कुछ ऑलमोस्ट है। ये भी एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूँ। मानो जिसको शादी करना है उसका फैमिली, एग्जाम्पल देता हूँ, मान के रिया का फैमिली रिया की शादी के लिए उसका बायोडेटा डाल दिया, ठीक है। इसका फैमिली भी डाल दिया, किसी और का फैमिली डाल दिया। अब सबको ये अपने डेटाबेस वहां पर डाल दिया। अब जिसको भी अपोजिट साइड में शादी करना है वो डेटाबेस क्या करता है? परचेस करता है। मानो हमें 5 लड़की दो, उसका एक वो लोग बोल देते हैं कि हमें 5 लड़की का ऐसा ऐसा होना चाहिए, इस एरिया का होना चाहिए, हाँ गोरा होना चाहिए कि काला होना चाहिए, है ना? ऐसे ही बोलते ना, हाइट कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, ठीक है, कैसे फैमिलीज होना चाहिए। तो इस तरह का वो लोग क्राइटेरिया देता है। उसी क्राइटेरिया के बेसिस में वो मैट्रिमोनियल साइट्स आपको क्या करेगा? इंफॉर्मेशन देगा। लड़की को लड़का चाहिए, लड़का को लड़की चाहिए, इट्स अ वेरी नेचुरल कॉन्सेप्ट। अब वो सब डेटाबेस से क्या करेगा बेसिकली? अब यहाँ पर डेटा किसका था? इंसान का खुद का था। वो वहां पर मैट्रिमोनियल साइट में क्या किया? लिस्टेड किया। यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज क्या है? वैसा ही अपने आप को लिस्टेड किया है। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो अदानी एंटरप्राइज अकेला नहीं है, मार्केट में से 5 से 7 हजार कंपनी अपने आप को लिस्टेड किया है। अब वो बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को लिस्ट कर रहा हूं, मेरे शेयर पे ट्रेडिंग होना चाहिए, कोई बायर होना चाहिए, कोई सेलर होना चाहिए। अब ये मार्केट का काम है, बीएससी एनएससी का काम है, वो बायर को सेलर से मिलाएगा, सेलर को बायर से मिलाएगा। ठीक जैसे मैट्रिमोनियल साइट ब्राइड को ग्रूम से मिलाते हैं, ग्रूम को ब्राइड से मिलाते हैं, और बदले में जो भी ब्रोकिंग चार्जेस है वो लेते हैं। ये समझ में आया ये कंपनी कहां से आ गया? अब ट्रेड करने के लिए हम लोगों को मिल जाता है मौका, शादी करने के लिए लोगों को मिल जाता है डेटा,
ऐसा किसी भी चीज में हो सकता है। मैं तो शादी.com वाला एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि जाए, घर खरीदना है उसके लिए भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म 99 एकर्स। टैक्सी 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 उबेर, ओला उबेर वाले वो टैक्सी को वहां पर रखता है, फिर जिसको चढ़ना है और जिसको लेके जाना है दोनों एक दूसरे को मिला देते हैं। ये लोग मिलाते हैं, और कोई काम नहीं इन लोगों का, एक ही काम है, सब ब्रोकर है। बीएससी एनएससी भी ब्रोकर है। अच्छा बीएससी एनएससी में हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते, इसलिए हमें किसका हेल्प लेना पड़ता है, ब्रोकर का हेल्प लेना पड़ता है। ब्रोकर के नाम पे जैसे किसी ने जीरोधा में अकाउंट खोला, किसी ने आप स्टॉक्स में, किसी ने ग्रो में, किसी ने मोतीलाल में, किसी ने कोटक सिक्योरिटीज में, किसी ने एचडीएफसी सिक्योरिटीज में, किसी ने एंजल्स में, जिसको जो पसंद है। मार्केट में करीब 150-200 कंपनीज है ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के लिए, आप जहां मर्जी खोलो कोई दिक्कत नहीं। मुझे कोई पूछता है तो मुझे जो पसंद आता है मैं बोलता हूँ। तो हम लोग डायरेक्टली बीएससी एनएससी में नहीं जाते, हम लोग ब्रोकर के थ्रू से बीएससी एनएससी में जाते। बात समझ में आया? अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग थिंग आप लोग, अच्छा मैं ऑनलाइन में भी कर पूछ लेता हूँ, ए सवाई पूछते पेरे से स्पेशली वेंद्रिला, Yes, sir. Yes. कृतिक, क्लियर ना? सर देखो एकदम बेसिक सवाल ले ऋतिक रहा भाई हूँ। आजकल ऑफलाइन नहीं जा रहा है ऋतिक। ए तुम लोग अपना दोस्ती वाला बातचीत बाद में कर लेना, कौन ऑफलाइन नहीं आ रहा है कौन ऑनलाइन नहीं आ रहा है, तो लोग बाद में दोस्ती कर लेना। कौन है प्रिंस है क्या, सराया है? नहीं नहीं, प्रिंस तो हाँ ऑनलाइन हाँ ऑनलाइन में हमें दिख रहे हैं। ऑनलाइन में है? हाँ, ये लोग दोस्त है, हाँ। कभी एक दूसरे से मिलता नहीं है, क्लास के जरिए से बात करते हैं। क्या मैं ब्रोकर हूँ? ब्रोकर ही नहीं दे वो दे। बचपन का दोस्त है बट सर चीटर है। नहीं मिलता अगर उलता नहीं, दोस्ती फायदा निभाना जब है होता मेरे है तब क्लास में प्यार। तो मुझे ब्रोकर ही चाहिए। कहाँ हाँ है? सर, सर आपका घर बाकी आइए है तो अभी मेरे पास फीस। नहीं हम मैं कुछ सोच रहा हूँ कि दोस्त को दोस्त से मिलाएंगे, बहुत दिन बात नहीं हुआ, ठीक है? सर तब किसी लड़की से मिलवा दीजिए। लड़की से मिलवाना है उसके लिए वो मैट्रिमोनियल साइट में जाना पड़ेगा। खोल ले, तू कौन से जात से है, बिहार मैट्रिमोनी खोल ले, या अगर मारवाड़ी है तो मारवाड़ी मैट्रिमोनी, बंगाली है तो बंगाली मैट्रिमोनी। आजकल तो जात के आधार पे मैट्रिमोनी बनता है, तुमको जैसा चाहिए जिस कास्ट का चाहिए वैसा मिल जाएगा। मुस्लिम है तो मुस्लिम मैट्रिमोनी भी बना हुआ है, आई डोंट नो, अरे सुना हूँ। एक्सचेंज का काम है सर। लड़की से मिला था भाई, वेस्ट बंगाल में रह के लड़की का कमी नहीं है, अगर तुम अभी भी पटा नहीं पा रहे हो कुछ कमी है फिर। सर कमी नहीं सर, चेहरा सुंदर नहीं है सर, काला लड़का को कौन मिलेगा। गाना गाओ, ठीक है, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोलते मैं काला इसलिए कोई सर पसंद नहीं ऊपर से करता। साइंस का स्टूडेंट है, फिजिक्स का और कोई नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, तेरा आशिकी गिरी में बाद में देखता हूँ, क्लास कर ले। अच्छा सुनो सुनो, ए समझ में आया? ब्रोकिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, थोड़ा मस्ती किया प्लीज आप लोग माइंड मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशंस के लिए ये सब एग्जांपल दे देता हूँ और इट्स ओके, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं है। हर चीज का एक लेवल होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं सर ने प्यार मोहब्बत का बात किया तो हम लोग भी चालू हो जाए, नॉट लाइक दैट। अच्छा तो 50 कंपनीज किस तरह से लिस्टेड होता है उसका एक बात किया, लेकिन इसके पीछे ना एक और कहानी काम करता है जो मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ बात करना था, अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स। अब ये इंडेक्स बनता कैसे, ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन है। लोग क्या सोचते हैं, मैं आपको एक बार बताता हूँ कि ये जितना भी शेयर्स है सबका दाम मिला मिला के निफ्टी बन जाता होगा। अगर मैं निफ्टी 50 का नाम लिया तो एक कॉमन लोग परसेप्शन रखते हैं, कुछ नहीं पता मार्केट में 10 साल से है, ठीक है, डोंट माइंड, किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, 10 साल 20 साल से बोला, 10 साल से मार्केट में हूँ, ठीक है। 10 साल मार्केट में रहने के बाद भी अगर किसी को किसी का हेल्प चाहिए, का जरूरत होता है, इसका मतलब उसका जड़ मजबूत नहीं है ना? अदरवाइज क्यों? तो 10 साल मार्केट के बाद भी अगर किसी का हेल्प चाहिए हो रहा है, खुद से नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स कुछ तो कमी है, नहीं तो हेल्प क्यों चाहिए होगा? अगर आप किसी चीज में 10 साल हो तो अभी जितना जरूरत है ना, आप खुद भी उसको धीरे धीरे मैंने अपना ट्रेनिंग खुद कर सकते हो। लेकिन 10 साल बाद भी अगर आपको ट्रेनिंग का जरूरत हो रहा है, दैट मीन्स जड़ में कुछ तो गड़बड़ हो गया, जो सही टाइम पे पानी नहीं दिया गया हो, या फिर उसमें सही टाइम पे जो सार देना चाहिए था, ठीक है, वो नहीं किया हो, या फिर जब कटिंग करना चाहिए था थोड़ा बहुत पेड़ को उस टाइम पे कटिंग नहीं किया तो बाद में ग्रोथ नहीं आ रहा है, कुछ तो है, ठीक है। तो नॉर्मल परसेप्शन क्या है, जैसे कोटक बैंक का शेयर का दाम कितना है, 1783,
BEL का दाम 290, ONGC 236, सन फार्मा 1905, ऐसा करके दाम दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या ये सभी चीजों को जोड़ने से निफ्टी 50 का 23,603 आ जाता है? कभी करके देखना, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कि शेयर का दाम जोड़ने से कभी निफ्टी 50 का दाम नहीं आता है। या बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में भी कंपनीज लिस्टेड है, 10-15 बैंक है देश का। अब उसका जोड़ने से क्या बैंक निफ्टी आ जाता है? नहीं। तो फिर क्या किया? आप लोग मेरा बात समझ रहे हो ना? कभी ट्राई करना, सारे के सारे शेयर प्राइस को जोड़ देना। ठीक है, अच्छा निफ्टी 50 तो 23,000 का है, 23,603 जो दिख रहा है, करंट मार्केट में 590 दिख रहा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे शेयर्स है, ये देखो, मारुति का अकेला का शेयर का दाम 10,000 टका, बजाज ऑटो का अकेला का शेयर का दाम 8,828 टका, यहीं पर तो हो गया 18,000। ट्रेंड का शेयर का दाम 6,972, खत्म हो गया 23,000। ये सर नो, तो शेयर प्राइस जोड़ के कभी निफ्टी नहीं बनता है, या बैंक निफ्टी भी नहीं बनता है, या सेंसेक्स भी नहीं बनता है। सेंसेक्स टॉप 30 से लेके वो लोग बनाता है ना, कैसे बनता है फिर? जो बिग क्वेश्चन, हाँ सेंसेक्स टॉप 30 के लेके बनता है, वो भी लार्ज कैप। कई बार देखा जाता है सेंसेक्स 30 में जो शेयर्स है और निफ्टी 50 में जो शेयर्स है वो ऑलमोस्ट कॉमन दिख जाता है, लेकिन वो 30 शेयर को लेके इंडेक्स बनाता है, ये 50 शेयर को लेके इंडेक्स बनाता है। लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा एक चीज क्लियर हुआ कि शेयर का दाम जोड़ के निफ्टी नहीं बनता, माने ये बात क्लियर हुआ ना कि शेयर का दाम जोड़ के निफ्टी नहीं बनता। ये जो एकदम बोका बोका एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में है, ये तो साइड हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं आपको प्रूफ भी दे दिया, 3 शेयर का नाम लिया, खत्म हो गया। तो फिर निफ्टी का जो भी वैल्यू है 23,000 24,000, इसको इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं। इस इंडेक्स वैल्यू के साथ शेयर के प्राइस का कोई लेना देना नहीं, तो फिर लेना देना इसके साथ। इसके लिए हम यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट का माने सेबी का जो मैट है NISM एग्जाम का, उसका एक यूज करूंगा थोड़ा एग्जाम्पल्स के लिए। देखो मैं पढ़ाने के टाइम पे ना, कभी जो मुझे मेरे को टॉपिक पढ़ाना होता है, अब मैं उसके लिए जहां पर भी जो भी सोर्स होता है ना, मैं वो सोर्स से डेटा लेके आप लोगों को पढ़ा देता हूँ और उसमें से नोट बना के दे देता हूँ। इससे मैं ये नहीं कहता कि मैं ये सोर्स से पढ़ा है कि वो सोर्स से पढ़ा है। मैं मुझे कभी अगर मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट से कुछ डेटा मिल जाए, कभी जीरोधा से कुछ मिल जाए, कभी अपस्टॉक से कुछ मिल जाए, तो मुझे तो चाहिए पढ़ाने के लिए कुछ टॉपिक, ऐसे मुझे पता है मुझे क्या पढ़ाना है। अब उसके लिए जो भी टॉपिक जहां मिलेगा वहां से पढ़ा देता हूँ, उसमें क्या है। एक जन मेरे को नहीं जीरोधा से पढ़ा रहा है, जीरोधा से पढ़ाने का क्या है, मैं तो स्टॉक मार्केट पढ़ा रहा हूँ, जीरोधा से पढ़ाने के साथ क्या लेना देना। ऐसे तो ओपन मार्केट में गूगल करने से सारा डेटा अवेलेबल है, अगर तुमको समझ में आता है तो तुम पढ़ लो ना। ये सब नो, गूगल में क्या नहीं है, आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको भी पूछोगे वो भी तुमको जवाब देता रहेगा। अगर सब कुछ AI बोल देता है, सब कुछ चैट जीपीटी बोल देता है, तो फिर टीचर का कोई जरूरत ही नहीं है। हिसाब करके देखो। नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे बोलता है मेरे को, मैं कुछ माइंड नहीं करता, क्योंकि मैं एक चीज समझाऊं कि वो एक चार दो चार लोगों के लिए ना अ, मैंने ओरिजिनलिटी को कभी चेंज नहीं करना चाहिए। मैंने कोई बोल दिया है यहाँ से पढ़ा है भाई, कहीं से भी पढ़ा है, आपके सामने तो पढ़ा रहा हूँ। मुझे आपको टॉपिक पढ़ाने में मतलब है, उस टॉपिक के बारे में आपको ज्ञान देने में मतलब है, फिर वो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो। मैं तो कभी कभी अमेरिकन, आप लोग जो कॉमोडिटी पढ़ते हो, मैं तो अमेरिका का एक्सचेंज का डेटा लेके पढ़ाता हूँ। तो क्या फर्क, तो आप कहाँ से पढ़ाएंगे? जहां डेटा मिलता है वहां से पढ़ाते हैं। इसी को जोड़ जोड़ के लोग किताब बना देते हैं, फिर अमेजन में बेचते हैं। लेकिन आपको लगता है अमेजन वाला किताब अच्छा है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, अब मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। अमेजन से किताब खरीद के अगर तुमको ज्यादा ज्ञान मिले तो एक कॉन्ग्रेचुलेशन ना, कहीं ना कहीं से तो कुछ सोर्स तो मिलेगा। मैं इतना किताब विताब के चक्कर में नहीं पड़ता, जहां से जो सोर्स मिला कंपाइल कर दिया, हो गया मेरा काम। मुझे तो टॉपिक पढ़ाना है आपको। अब कुछ लोग उसको इतना सुंदर ऑर्गेनाइज करके किताब बना के बेचते हैं। एग्जैक्टली लोग वही लोग नहीं, ये सब ऑर्गेनाइज करके देना पड़ेगा। मैंने कुछ लोग देखना घर पे किताब सजा के रखता है, कभी पूछो क्या है अंदर, कभी नहीं पढ़ा, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। ऐसे बहुत लोग होगा, घर पे जाओ ऐसा सजा के रखेगा ना बुक्स को, ऐसे किताब, और ऐसे ऐसा नाम, तुमने कभी वो सब ऑथर का नाम ही नहीं सुना, अगर पूछेगा सब बुकर जीता हुआ है, बुकर माने किताब का हाईएस्ट अवार्ड होता है बुकर। ऐसे ऐसे ऑथर का किताब सजा हुआ रहेगा, जैसे कितना जानता है, एक टॉपिक में बात कर लो।
पता चल जाएगा कितना पड़ा है। मैंने सोसाइटी में ना दिखावा बहुत है। ध्यान से देख, हाँ ध्यान से देख रही। देखो इंडेक्स कैसे बनता है, देखो देखो ये इंडेक्स बनने का एक सिस्टम है हमारे देश में। मार्केट इंडेक्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेट इंडेक्स, क्या बोलते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। देखो अच्छा, इंडेक्स शब्द का मतलब क्या है, इसको इंडिसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिसेस। में थोड़ा सा भटका, क्यों भटका, क्योंकि आप लोगों को निफ्टी ही समझ में नहीं आ रहा है और मैं निफ्टी पे बातें कर रहा हूँ। एक बार बता देता हूँ, बहुत दिन से पॉइंट चल रहा है। बहुत लोग जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट, उनको समझ है निफ्टी क्या है। चलो समझा देता है निफ्टी क्या है, इसी में मेरा अभी फोकस चला गया। फिर से मैं शॉर्ट लिस्टिंग में आ जाऊंगा, ठीक है। तो स्टॉक इंडेक्स में, इंडेक्स शब्द आया है इंडिसेस से। अब इंडिसेस और इंडेक्स में सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है। इंग्लिश में होता है ना सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, वही जितना इंडिसेस का जो मतलब है इंडेक्स का भी वही मतलब है, जैसे सिंगुलर और प्लूरल शब्द का फर्क होता है। तो अगर कहीं पर भी आप इंडिसेस वर्ड देख लो तो घबरा मत जाना। अच्छा इंडेक्स बने, जैसे हमारे सामने एनएसई आता है, मैंने एनएसई का कौन है, निफ्टी। एनएसई में कौन है, निफ्टी। और बीएसई का कौन है, सेंसेक्स। ठीक है, ये दो पॉपुलर इंडेक्स है जिसे हम लोग देखते हैं और मार्केट को ट्रैक करते हैं। अब यहां पर आपको मैं एक चीज दिखा दे रहा हूं सर। इंडिसेस कैन बी डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड इन वेरियस वेज डिपेंडिंग अपॉन देयर मेथोडोलॉजी, दे कैन बी क्लासिफाइड। इंडेक्स को बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। नॉर्मली एक तरीका है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। इन दिस मेथड ऑफ कैलकुलेशन ईच स्टॉक इज गिवन वेट अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैपिटल। हर स्टॉक को एक वैल्यू वेट दिया जाता है। वेट माने प्रोपोर्शनेट एक वैल्यूएशन, माने ऐसे होता है ना बचपन से आप लोग 3:2:1 ऐसे करके प्रोपोर्शन नहीं किए कि टोटल, हाँ प्रोपोर्शनेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसी तरह से रेशियो प्रोपोर्शनेटली इसको वेट दिया जाता है। किसी का वैल्यू 1/3 है, किसी का वैल्यू हाफ है, किसी का वैल्यू 1/4 है, इस तरह से। अब उसमें 50 कंपनी जो निफ्टी 50 देता है उसमें किसका वेटेज कितना होगा ये कैसे डिसाइड करेगा, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्री फ्लोट जितना ज्यादा। तो उसी चीज से हम बोले द हायर द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट माने शेयर्स, ठीक है, हायर इज इट्स वेट इन द इंडेक्स। जैसे रिलायंस इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल वाला कंपनी है, इसलिए रिलायंस का वेटेज सबसे ज्यादा है निफ्टी में। अब रिलायंस का वेट ज्यादा होने के कारण अगर कभी भी रिलायंस के शेयर में ज्यादा सेल होता है तो निफ्टी गिर जाता है, रिलायंस के शेयर में ज्यादा बाई होता है तो निफ्टी बढ़ जाता है। शायद निफ्टी में बाकी शेयर्स में ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अकेला रिलायंस ही अकेला निफ्टी को हिला रहा था। तो एक रिलायंस काफी हो जाता है निफ्टी को चेंज करने के लिए। और निफ्टी अगर 1% भी चेंज हो जाए तो आपका माने एक दिन का फायदा कितना हो सकता है आप हिसाब लगा सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको आगे आगे फायदा भी दिखाऊंगा। एचडीएफसी बैंक भी तो है शायद। हाँ एचडीएफसी बैंक है, टीसीएस है, आईटीसी है, इन्फोसिस है, सब हाई। निफ्टी का कोई इंपैक्ट नहीं है, इनका इंपैक्ट ही निफ्टी में है। क्योंकि निफ्टी में हम लोग थोड़ी ना ट्रेड करते हैं, निफ्टी में डायरेक्टली कहाँ ट्रेड होता है। हाँ वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो मेन मार्केट का एक माने मिरर है। माने निफ्टी डायरेक्टली, निफ्टी में जो भी हो रहा है, निफ्टी कैश माने, निफ्टी कैश माने, निफ्टी का हम लोग क्या क्या जानते हैं, एक हम लोग प्लेन निफ्टी देखते हैं, एक निफ्टी का फ्यूचर होता है और निफ्टी का ऑप्शंस होते हैं। जो लोग ट्रेड करते हैं वो लोग निफ्टी में अगर ट्रेड करेगा तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करेगा, नॉर्मल निफ्टी में कभी ट्रेड नहीं कर पाएगा। लेकिन असल कौन चीज है, ओरिजिनलिटी क्या है, ओरिजिनल निफ्टी है कि निफ्टी फ्यूचर है, निफ्टी ऑप्शन है। ओरिजिनल तो निफ्टी है, लेकिन ओरिजिनल निफ्टी में आप ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन क्या कर सकते हो, निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक्स है उसमें ट्रेड कर सकते हो, उसमें पैसा लगा सकते हो। तो निफ्टी का फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है, निफ्टी का फ्यूचर निफ्टी पे डिपेंड करता है। और निफ्टी किस पे डिपेंड करता है, 50 स्टॉक पे डिपेंड करता है। उस 50 स्टॉक में अगर अच्छा बाय सेल चलेगा, अच्छा बायर होगा, अच्छा लोग खरीदेगा तो निफ्टी बढ़ेगा, निफ्टी बढ़ेगा तो निफ्टी का फ्यूचर बढ़ेगा। अगर निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी का फ्यूचर गिरेगा। और निफ्टी का फ्यूचर बढ़ेगा या गिरेगा तो उसके ऊपर डिपेंड करके निफ्टी का ऑप्शंस भी काम करता है। ये जो मार्केट 23,400 से 23,500 की तरफ गया, तो लोगों ने निफ्टी में, निफ्टी के जो भी शेयर्स होगा उसमें बाय किया होगा, तो उसका इंपैक्ट निफ्टी फ्यूचर में पड़ा।
या फिर निफ्टी ऑप्शंस पे पड़ा तो जाके आपका गेन हुआ, जब लोगों ने सेल किया तो गिरा, उसका इम्पैक्ट। तो असल इम्पैक्ट निफ्टी देता है, निफ्टी फ्यूचर या निफ्टी ऑप्शंस नहीं। इसलिए निफ्टी के अंदर शेयर्स में क्या हो रहा है ये जानना ज्यादा जरूरी है। बुझते पारा যাচ্ছে? बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, देखो यहाँ पर एक कंपनी एबीसी कंपनी, जिसका एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पर कोई भी कंपनी, अब देखो ओरिजिनल डेटा तो कंपनी को वेबसाइट से मिलता है या एनएससी बीएससी को वेबसाइट से मिलता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू से दिखा है, एबीसी कंपनी जिसका शेयर आउटस्टैंडिंग है कितना, 2 4 7 5 करोड़, 5 करोड़ शेयर आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब होता है जो शेयर मार्केट में अभी भी लोगों के हाथ में नहीं गया, इसको आउटस्टैंडिंग शेयर बोलेंगे। ठीक है, मैंने लोग अभी इसको खरीद बेच सकता है, जिसका शेयर प्राइस है कंपनी का 120 रुपया। ध्यान से समझो, पर शेयर विल हैव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो फिर अगर शेयर का दाम 120 है और आउटस्टैंडिंग शेयर 5 करोड़ है तो मार्केट कैपिटल कितना हो जाएगा? 5 करोड़ शेयर को 120 टका से इंटू कर दो, तो जितना वैल्यूएशन आता है वो कंपनी का क्या बनेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन बनेगा। 6 লক্ষ কোটি টাকা। हाँ 600 करोड़, 600 কোটি টাকা। যদি 5 কোটি শেয়ার হয় 100 কোটি টাকা শেয়ারের দাম হয়, তাহলে কোম্পানি টোটাल कैपिटल হবে, मार्केट कैपिटल কত হবে, 600 कोटी। ऐसा रियल लाइफ में रिलायंस का वैल्यूएशन 100 लाखों करोड़ आता है। रियल लाइफ में रिलायंस का वैल्यूएशन माने मोर देन 1 बिलियन आ जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब इस तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन डिसाइड होता है। अब जिसका ज्यादा होगा उसका वेटेज ज्यादा होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज दिया है, ये एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। ये स्टैटिस्टिक्स को समझोगे तो निफ्टी कैसे बनता है दिमाग में घुस जाएगा। थोड़ा चर्चा नेक्स्ट दिन और करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड देयर आर 5 स्टॉक्स इन एन इंडेक्स। यानी मान लेते हैं कि टोटल 5 ही स्टॉक्स है, 50 लेंगे तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा ना। 5 शेयर से बात को बोला है, एक एक शेयर का एक assumptions करके नाम दिया है, AJD, BY, CX, DW, EU, जस्ट अ नेम। मैंने आप इसको रिलायंस, आईटीसी, इंफोसिस, TCS को कुछ भी समझ सकते हो। यहाँ पर स्टॉक प्राइस का स्टार्टिंग डेट दिया है जनवरी 1, 1995। अब ओरिजिनल में जैसे निफ्टी 2000 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो सर? तो वैसे ही कुछ ना कुछ उसका एक स्टार्टिंग डेट होता है। जब निफ्टी स्टार्ट होता है तो निफ्टी का वैल्यू 1000 टका। आज जो निफ्टी 25,000 चल रहा है, 23,000 साढ़े 23,000 चल रहा है, उस टाइम पे वो 1000 का था या 500 का था। बात समझ में आ रहा है? तो शुरू में सब ऐसे ही लेवल में होते हैं। तो यहाँ पर देखो शेयर का दाम दिया है, ये सब कंपनी का शेयर का दाम दिया है, किसी का 150, किसी का 300, किसी का 450, किसी का 100, किसी का 250। ये सब एक मानो कि रेडी करके रखा गया। शेयर प्राइस कैसे डिसाइड होता है, शेयर प्राइस कैसे डिसाइड होता है ये फाइनेंस में सिखाया जाता है। ये अलग चर्चा हो जाएगा, इसमें तो आपको फाइनेंस का क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा सीरियसली। ये एक कंपनी का शेयर प्राइस कैसे डिसाइड होगा, दिस इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड ये फाइनेंस में चर्चा कर सकता हूँ। ठीक है, ये और गहरा होगा, लेकिन आप मानो कि शेयर का दाम आपको अवेलेबल है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, मानो ये भी दे दिया है कंपनी का, जैसे अभी 5 करोड़ बोला था वैसा ही इसका भी दे दिया। तो अगर शेयर प्राइस के साथ आप शेयर प्राइस के साथ अगर शेयर नंबर ऑफ शेयर्स को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 150 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इन लाख। तो फिर कंपनी का स्टॉक प्राइस क्या हो जाएगा, 150 इंटू, एक सेकेंड, टुडे, अच्छा सॉरी यहाँ पर ये नहीं बोला, यहाँ पर बोला है कि टुडे स्टॉक प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स, आज का शेयर का दाम। मतलब 1995 का एक शेयर का दाम अगर 150 था तो आज के डेट में मानो शेयर का दाम 650 हो चुका है। ठीक है, हाँ नहीं, पूरी खाना ना, पूरी नंबर ऑफ शेयर्स इन लैक्स, माने इसका टोटल शेयर से 20 लाख, इसका शेयर से 12 लाख, इसका है 16 लाख, 30 লাখ, এটা হচ্ছে 8 লাখ। কিন্তু শেয়ারের দাম বেড়েছে। শেয়ারের দাম কেন বাড়ে, বিজনেস বাড়লে শেয়ারের দাম বাড়ে, তাই তো? बिजनेस बढ़ेगा तो शेयर का दाम बढ़ेगा। यहाँ पर आपको 1995 का शेयर का दाम दिया है और आज का शेयर का दाम दिया है। अब इसी चीज को डिपेंड करते हुए आपको मैं, अभी 650 हुआ है, ठीक है, ये शेयर प्राइस बढ़ा, ये शेयर प्राइस बिजनेस के अंदर का बात है। ठीक है, अब तुम यहाँ पर एक चीज देखो, एक बेसिक स्टैट यहाँ पर, देख देख देख, ये वाला बात सुन ले 2 मिनट, फिर तुम लोग बात करना, क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। शेयर का पुराना दाम कितना है, 150। उसके पास नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितना है, 20, किसी का 12, किसी का 16, किसी का 30, किसी का 8। तो ओल्ड मार्केट कैपिटल कैसे कैलकुलेट हो, इसके साथ इसको इंटू करके, है ना, ये सब इंटू करके आ जाएगा 150 इंटू 20, 3000, 3000 इंटू 12, 3600, 4400 इंटू 16, 7200, इस तरह से इंटू हो जाएगा। तो टोटल मार्केट कैपिटल कितना हो जाएगा,
18,800, यहाँ तक तो कोई बात नहीं है सर। अब ओल्ड वेट कैसे कैलकुलेट करो, मैंने पुराना समय में 95 के हिसाब में अगर वेट कैलकुलेट किया जाए कि जिसका मार्केट कैपिटल ज्यादा होगा उसका वेट ज्यादा होगा। अगर टोटल 1 है, अगर टोटल 1 है तो मार्केट कैपिटल कैलकुलेट करना इट्स नॉट अ बिग डील। कि टोटल 18,800 है, तो 18,800 में इसका माने AZ का मार्केट कैपिटल कितना है 3,000, तो 3,000 डिवाइडेड बाई 18,800 कैलकुलेट कर देख 0.16 आता है कि नहीं, कर फटाफट। 3,000 डिवाइडेड बाई 18,800, देख 0.159 माने 160 होता है, ठीक है। इसी तरह से 3600 बाई इसको करेगा 0.19, 7,200 बाई इसको करेगा 0.38, माने टोटल मार्केट कैपिटल में AZ का वेट कितना, DY का वेट कितना, CX का वेट कितना, DW का वेट कितना, EU का वेट कितना। बेसिक बचपन वाला मैथ्स है, कुछ नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स है, बचपन वाला कैलकुलेशन है। अगर कोई बोलेगा इसको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, तब फिर से स्कूल में भर्ती होना पड़ेगा 7-8 के क्लास में, क्योंकि मैं आपको मेथड समझा सकता हूँ और कैलकुलेशन तो बचपन वाला बात है। तो इधर हो गया, टोटल हो गया 1 और एक एक का वेट मिल गया सर, ठीक है। हाँ बोलो। কুড়ি খান না 20 লাখ শেয়ার, হ্যাঁ AZ এর পুরো শেয়ারটা, এটা AZ এর পুরো 20 লাখ শেয়ার আছে। এটা আমরা ক্যালকুলেট করে কত লাখ শেয়ার কোম্পানি থাকে এটা কোম্পানি বিজনেস করার সময় ডিসাইড করে। एक कंपनी के पास कितना शेयर्स रहेगा इसके बारे में मैं बात करूंगा, एक कंपनी कैसे स्टार्ट होता है और कैपिटल कैसे डिसाइड करता है, ठीक है, वो भी मैं बोलूंगा। এবারে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে, এবারে মার্কেট ওয়েটেজ হচ্ছে कि কার কত ওয়েটেজ হচ্ছে कैपिटल वाइज। तो क्या मिला सर, किसका वेटेज ज्यादा हुआ, 0.38 जिसका है उसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है, बाकी लोगों का थोड़ा थोड़ा कम करके, लेकिन टोटल वेट क्या होगा 1, ठीक है। अब इसका पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो कैसे आएगा, प्राइस इंटू वेट करके। प्राइस कितना है 150, वेट कितना है 0.16, इंटू करो 150 इंटू 0.16, 300 इंटू 0.19 करके देख तो ये सब वैल्यू आ रहा है कि नहीं, एक करके देख, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। 150 इंटू 0.16 कितना आया 23.94, वही 24, ठीक है। 300 इंटू 0.19 कितना आया, एक दो बोलने से कॉन्फिडेंस मिल जाएगा आप लोग। 57.45 समझ में आया। तो सारे के सारे ओल्ड वैल्यू और पोर्टफोलियो का भी ऐड करेंगे तो हमें एक पोर्टफोलियो का वैल्यू मिल रहा है, कितना मिला 296.28। सेम मेथड न्यू में फॉलो करना है, सेम मेथड किस में फॉलो करना है, न्यू में। न्यू प्राइस दिया था, न्यू प्राइस दिया था तो न्यू मार्केट कैपिटल भी मिल जाएगा, माने जैसे यहाँ पर शेयर इन लैक्स दिया था, ठीक है। अब शेयर के साथ इसको इंटू करके, जैसे 150 के साथ 20 को इंटू करके 3,000 मार्केट कैपिटल मिला था, वैसे ही 650 के साथ 20 को इंटू करके आपको न्यू मार्केट कैपिटल मिल जाएगा। यानी नंबर ऑफ शेयर से शेयर प्राइस को इंटू करना है तो मार्केट कैपिटल मिल जाएगा। तो न्यू मार्केट कैपिटल कितना हो गया 42,500। अब वेटेज भी मिल जाएगा सेम प्रोपोर्शन करके कि 13,000 का शेयर कैपिटल 42,500 में कितना होता है, 5,400 कैपिटल 42,500 में कितना होता है, इस तरह से आपको वेट मिलेगा, ठीक है। तो टोटल तो 1 ही रहेगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है कि अभी न्यू वैल्यू मिलेगा, ये ओल्ड वैल्यू था अभी न्यू वैल्यू मिलेगा। तो न्यू वैल्यू कैलकुलेट कर लो, प्राइस इंटू वेटेज करके 525 टका 6 पैसा, पहले कितना था 95 में 296.28, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया। अब कभी 1995 में मेरा पोर्टफोलियो का वेटेज था 296.28 और 2023 में या 24 में मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू पोर्टफोलियो का वेटेज आया 525। मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस। तो ओल्ड वैल्यू पोर्टफोलियो इज इक्वेटेड टू 100, माने ये मान लिया जाता है कि जो पुराना कॉन्सेप्ट है, जो ओल्ड वैल्यू पोर्टफोलियो है उसका बेस वैल्यू मान लिया जाता है 100। ये हर चीज का एक कॉन्सेप्ट है कि हमें 100 से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे बचपन में टीचर मैथ्स सिखाने के टाइम पे बोलते ना लेट दी होल अमाउंट बी 1, कभी क्वेश्चन भी नहीं करते थे 1 क्यों 2 क्यों नहीं, इसलिए क्वेश्चन नहीं करते थे क्योंकि किसी भी चीज का अगर एक बेस पकड़ना है तो 1 से पकड़ना इजी होता है। बाद में जब अलजेब्रा सीखना स्टार्ट किए तो टीचर ने बोला 1 नहीं x पकड़ो,
फिर एक्स का वैल्यू निकाल के वैल्यू निकालते थे, याद है ना। अब ज्यादा मैथमेटिशियन नहीं बनता है, और हमें ये सब चीज भी रियल लाइफ में इतना माथा नहीं लगाना है, बट आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ, इंडेक्स कैसे बनता है। एक बार सुन लेगा ना तो 23,000 24,000 कैसे बना दिमाग में घुस जाएगा। एक ही बार सुनाऊंगा, बार बार थोड़ी सुनाऊंगा, ठीक है। तो 296 से 525 तक पहुंच गया। अब हमें क्या करना है कि ओल्ड पोर्टफोलियो का वैल्यू मान लेते हैं कि 100। तो ऑन दैट स्केल न्यू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, 525.06 डिवाइडेड बाय ओल्ड क्या था 296.27, इसको इंटू कर देंगे 100। तो अभी इसका वैल्यू क्या बन गया 177.22। दैट मीन्स अगर मैं ये 5 शेयर का निफ्टी मानूं इसको, अगर इफ आई एज्यूम कि ये 5 शेयर का निफ्टी इंडेक्स है, तो जब ये अपना जर्नी स्टार्ट किया था तब इसका वैल्यूएशन क्या था 100 का, मैंने 296.28 का बेस वैल्यू क्या माने थे 100। 20 साल मार्केट चला, 5 शेयर का करंट निफ्टी वैल्यू क्या बन गया 177। तो निफ्टी का वैल्यू 20 साल में 5 शेयर का 100 से कितना गया 177। तो 77 पॉइंट में निफ्टी बढ़ा है, 77 पॉइंट में निफ्टी बढ़ा है। इसी तरह से निफ्टी कभी 100,000 में चालू हुआ था, आज 26,000 25,000 23,000 24,000। बाकी अप डाउन का तो डेली रीजन है, बट बोझे अच्छे दीज आर दी स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है सर। इस तरह से निफ्टी वैल्यू बढ़ता है गिरता है, मैंने निफ्टी बनता है एक्चुअली। कभी निफ्टी कुछ नहीं था, जीरो था, मैंने जीरो नहीं होता है, कोई भी चीज जब बनता है एक बेसिक वैल्यू होता है। 100 था तो 100 से 177 में पहुंच सकता है। इसके पीछे बेसिक कैलकुलेशन होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, रेटिंग एजेंसीज होते हैं जो ये सब इंडेक्स को बनाते हैं। उसके लिए वो कैपिटल वगैरह कंपनी के फाइनेंशियल डेटा से निकालते हैं, उसको जोड़ते हैं, फिर वहां से ये सभी जो डेटा हम लोग यहाँ से एज्यूम कर लिए वो सब डेटा निकालने में टाइम लगता है। लेकिन हमें इतना नहीं करना है, हमें तो बस देख के समझना है। लेकिन हम आपको बार बार रोज बोलते थे कि निफ्टी क्या है, निफ्टी का 23,000 कहां से पहुंचा, कौन सा 23,000, कैसे 23,000, वही जैसे 100 से 177 जैसे पहुंचा, वैसा ही कभी 1000 से 23,000 में अभी पहुंचा। तो जो लोग मार्केट को समझता है वो ये भी समझते हैं कि आज जो निफ्टी 25,000 में है, अगला डाउन दी लाइन 5 ईयर्स में वो 30,000 में जा सकता है। समझ रहे हो, ये ऐसे क्यों जाएगा, ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमी डेवलप करेगा, बिजनेस डेवलप करेगा, बिजनेस डेवलप करेगा तो शेयर डेवलप करेगा, शेयर डेवलप करेगा तो इंडेक्स भी डेवलप करेगा। इसी उम्मीद से मार्केट चलता है, और ये उम्मीद फेक नहीं होता है, फेक होने से डूब जाएगा। बबल क्रिएट होता है, बबल कभी भी बस्ट हो सकता है। जो सोचा जा रहा है अगर वो सच में होता है तो ऑटोमेटिकली चीजें बनता है। और सोचने के पीछे इकोनॉमिक रीजन है ना। आप लोग कॉमोडिटी क्लास जो लोग करते हैं वहां पर काफी इकोनॉमी का बात करता हूं मैं, करता हूं कि नहीं करता, यहाँ पर भी करता हूँ, ऐसा नहीं इधर नहीं करता, बट वहां पर थोड़ा कुछ ऐसे टॉपिक है हो जाता है, समझ में आया। लेकिन ये मेथड थोड़ा पुराना मेथड है, इसी मेथड का थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन है। फ्री फ्लोट में अभी बार बार आपको बोल रहा था, फ्री फ्लोट ये इंडिया में आज के डेट में ज्यादा यूज होता है, बट मेथड वही है, मेथड वही है, कैलकुलेशन टेक्निक वही है। माथा में घुसा कैसे निफ्टी बना, बाकी ना बुझते पढ़ लो ऑनलाइन में। हेलो, निफ्टी निफ्टी कैसे बनता है समझ में आया, बस इतना याद रखो सर। ऐसे इसके पीछे आपको माथा ज्यादा नहीं लगाना है। लेकिन जो लोग कभी ट्रैक ही नहीं कर रहे थे, निफ्टी 23,000 क्या ही करेंगे 23,000 का, अचार डाले क्या, अचार नहीं डालना है आपको, बस इसके पीछे का एक बेसिक मैथ समझना है कि ये इकोसिस्टम है, ऐसे कैलकुलेशन मैथमेटिकली फाइनेंशियल वर्ल्ड को मेंटेन करना पड़ता है। माथा में घुसा, मैं समझ गया, मैं विजेता के लिए इतना मेहनत किया क्योंकि उसको एकदम समझ में नहीं आ रहा था क्या है। कोई बात नहीं, किसी एक को भी अगर समझ में नहीं आता है मुझे चिंता होता है, लेकिन एक चीज है, एक का जरूरत बाकी बहुत लोगों का जरूरत को पूरा कर देता है। हो सकता है कि कभी इसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया ही नहीं, अब तुमने 2 बार बोला कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा और ग्राउंड लेवल में जाना पड़ा। बहुत लोग हैं जो शायद पूछा भी नहीं लेकिन उनको भी पता चल गया इस खेल में। क्या सही बोला ना, कोई बात, ऐसे ये मैं बोलने वाला था बट मैं सोचा था डेरिवेटिव पढ़ाने के टाइम पे बोलूंगा। देखते देखते निफ्टी अपना कहाँ तक 613-14 में जाके रिट्रेस किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट देखते रहो। जो आज का एनालिसिस था परफेक्टली काम किया है, ठीक है। 400 तक जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, 600 जाएगा, ठीक है। चलो ये सब होता रहता है। अच्छा, कल 1 जनवरी है,
कल छुट्टी, ठीक है, परसों मिलते हैं। परसों का क्लास ऑफ था, ठीक है, वो मैं एक बार देख लेता हूँ कि अगर सीए स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं होगा तो मैं परसों क्लास लूँ, ठीक है। हाँ हाँ, मैं कल ही रात तक बोल दूंगा। हाँ थर्सडे, हाँ नॉर्मली थर्सडे बंद रहता है क्लास, क्योंकि वो सीए स्टूडेंट्स को फाउंडेशन वाले को थोड़ा मैं एक्स्ट्रा क्लास दे रहा था। लेकिन अगर मैं उन लोगों को क्लास नहीं देता हूँ तो आप लोगों को भी क्लास दे दूंगा, वो मैं बोल दूंगा। हाँ हाँ, कल मार्केट छुट्टी था, फर्स्ट जानना, कल छुट्टी रहेगा। एक बार फिर भी अपडेट ले लेंगे सर। सुमित को पूछो, सुमित को बताओगा, वो मार्केट में रहता है ना, उसका मार्केट का छुट्टी वगैरह सब पता चल जाता है। ऐसे एक लिस्ट आता है हॉलीडे स्टॉक मार्केट बोल के, डाउनलोड करके रख लेना, वही होता है। ठीक है सर, तो फिर ओके सर, बाय सर। ओके सर, बाय। बाय सर। एक सेकेंड, हाँ बाय सर, बाय। क्या बोला सर?